Very good evening, everybody. This is the second class for the semester 2 macroeconomics 2025 batch. पिछली क्लास में हमने छोटा सा इंट्रोडक्शन देखा था जिसके अंदर हमने कंजम्पशन फंक्शन देखा था। भाई कंजम्पशन फंक्शन कैसा होता है, कंजम्पशन फंक्शन ऐसा होता है ना? याद आया? कंजम्पशन फंक्शन कैसा होता है, कंजम्पशन फंक्शन ऐसा होता है। कंजम्पशन हैज टू कंपोनेंट, ऑटोनॉमस कंजम्पशन प्लस में इंड्यूस कंजम्पशन, लाइक दिस। ऑटोनॉमस कंजम्पशन क्या होता था? दैट कंपोनेंट ऑफ कंजम्पशन व्हिच इज कांस्टेंट, नो, व्हिच इज नॉट द फंक्शन ऑफ इनकम बट इट इज नॉट कांस्टेंट। इट कैन इंक्रीज, इट कैन डिक्रीज ड्यू टू फैक्टर्स अदर देन इनकम। और इंड्यूस कंजम्पशन क्या होती है? जो हमारी इनकम के ऊपर डिपेंडेंट होता है। एंड एमपीसी बिलोंग्स टू 0 to 1, 0 1 एक्सट्रीम केसेस में हो सकती है। ये 45 डिग्री लाइन जो होती है ये कोई एएस कर नहीं होता, ये कोई इनकम लाइन नहीं होती, जस्ट लाइन ऑफ इक्वालिटी। से क्या काम होता है? दोनों एक्सिस पे दिए हुए वेरिएबल्स को सिंपली इक्वेट करना, इससे ज्यादा कोई अस्तित्व नहीं है। जैसे जैसे वेरिएबल्स बदलेंगे वैसे वैसे कहानी बदलती जाएगी, राइट? तो यहां तक हम लोगों ने डिस्कस किया था। आज की क्लास इतनी अमेजिंग होने वाली है ना, आप क्लास के बाद में हर एक बच्चे से रिव्यू लूंगा, ठीक है? लेट्स स्टार्ट द लेक्चर। देखो, टू सेक्टर मॉडल हम पढ़ रहे हैं कि इस सीरीज के अंदर पहला सेक्टर था आपका हाउस होल्ड सेक्टर। हाउस होल्ड सेक्टर जो एक्सपेंडिचर करते हैं उसको हम बोलते थे कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। द नेक्स्ट सेक्टर वी हैव द बिजनेस सेक्टर। बिजनेस सेक्टर और बिजनेस सेक्टर जो एक्सपेंडिचर करते हैं उसको हम नाम देते हैं इन्वेस्टमेंट्स एक्सपेंडिचर। क्या नाम देते हैं जी? इन्वेस्टमेंट्स एक्सपेंडिचर। कैपिटल आई से हम इसको रिप्रेजेंट करते हैं। नाउ लिसन टू मी प्लीज। कहते जो बिजनेस फर्म्स है हमारी इकोनॉमी के अंदर, उनको जो इन्वेस्टमेंट्स करनी है वो कितनी करनी है, ये किस किस चीज के ऊपर डिपेंड करता है। मैं कहता हूं देयर आर मल्टीपल फैक्टर्स। वन ऑफ द वेरी इंपॉर्टेंट फैक्टर दैट इज द रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट्स, कि अगर मैं आज पैसा लगाता हूं तो बदले में मेरे को प्रॉफिट्स कितने होंगे। सो आप आरओआई कहते हो। आरओआई रेट ऑफ इंटरेस्ट भी होता है और आरओआई की फुल फॉर्म रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट भी होती है। मेरा यहाँ पे मतलब रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट से है। प्रॉफिटेबिलिटी, व्हाट इज द प्रॉफिटेबिलिटी ऑफ द प्रोजेक्ट, राइट? ये इस चीज पे भी डिपेंड करता है कि इंटरेस्ट रेट कितना है। कहता है क्या मतलब? मान लीजिए मैंने एक बिजनेस स्टार्ट किया, ठीक है, उसमें आरओआई रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट जो है वो 12% का रिटर्न देता है एनुअली। बैंक में अगर मैंने पूछा मैं व्हाट इज द इंटरेस्ट रेट, तो वो कहते हैं जी आपका 16% है। मैं कहता हूँ अगर बैंक में पैसे जमा करा दूंगा, इफ आई डिपॉजिट मनी इन द बैंक आई विल गेट 16% रिटर्न्स, एंड इफ आई डू बिजनेस आई विल गेट जस्ट 12%। व्हाई शुड आई डू? मैं तो इससे बेटर तो बैंक पे जमा करा दूंगा ना। तो हमेशा क्या किया जाता है, इंटरेस्ट रेट और रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट्स को कंपेयर किया जाता है। तो हमारी इन्वेस्टमेंट्स कितनी होने वाली है इस चीज पे डिपेंडेंट होता है। इन्वेस्टमेंट्स को और बहुत सारे प्रोस्पेक्ट्स होते हैं। जैसे मान लीजिए हमारी आने वाली इकोनॉमी में किस तरीके की गवर्नमेंट पॉलिसीज आएगी। गवर्नमेंट बहुत ज्यादा टैक्सेस लगाने वाली है। अब कल ही बजट है, अनफॉर्चुनेटली कल बजट अनाउंस होगा, ठीक है? तो इवन आई एम वेरी ईगरली वेटिंग फॉर दैट। सीता माता क्या बोलेगी उस, मतलब सीतारमन फाइनेंस मिनिस्टर क्या बोलेगी, तो सीता माता के मुंह से क्या निकलेगा आई डोंट नो, ठीक है? तो मैं वैसे ही थोड़ा इकोनॉमिक सर्विस को लेकर के रहता हूँ, बिकॉज आई हैव टू लर्न एवरी ईयर। जब वो कुछ बोलते हैं मुझे सीखना है, फिर मुझे सिखाना है, ठीक है? और हर साल कुछ नया करते हैं तो मुझे भी कुछ सीखना पड़ेगा। तो 3 4 दिन तो मेरे ही पढ़ते पढ़ते बीतने वाले हैं। इंग्लिश में और बोलती है ऊपर से। चलिए, तो देयर आर एन नंबर ऑफ फैक्टर्स जिसके ऊपर इन्वेस्टमेंट्स डिपेंड करती है, ठीक है? भाई मान लीजिए कि मैं बिजनेसमैन हूँ, मुझे पता लगाना कि मैं इन्वेस्टमेंट करूँ या ना करूँ। मैं कहता हूँ भाई आने वाले बजट में पता लगे जीएसटी की परसेंटेज 18 से बढ़ा के साल में 50% कर दी, इनकम टैक्स रेट बढ़ा के कोई और कर दिया, गवर्नमेंट ने जबरदस्ती कहते जी ये काम करना है, इसके लिए लाइसेंस लो, ये काम करना है, उसके लिए ये फीस जमा कराओ। तो देयर आर मेनी थिंग्स ना जिसकी सोच समझ के मैं इन्वेस्टमेंट्स करने वाला हूँ। एग्री? तो यहाँ पे कीन्स क्या कहते हैं, जो कीन्स हमारे इकोनॉमिस्ट साहब थे उन्होंने क्या बोला, हम एज्यूम करेंगे, हम स्टैंड फॉर कीन्स, हम एज्यूम करेंगे दैट इन्वेस्टमेंट्स आर ऑटोनोमस। दिमाग में इस बात को बिठा लीजिए कि ऑटोनोमस का मतलब कांस्टेंट नहीं है। इन्वेस्टमेंट्स आर ऑटोनोमस। ऑटोनोमस का क्या मतलब है? दैट इज इन्वेस्टमेंट्स आर नॉट फंक्शन ऑफ इनकम। ये इनकम के ऊपर डिपेंड नहीं करती और हजारों चीजों पे डिपेंड करती है। इंटरेस्ट रेट पे डिपेंड करती है, रिटर्न ऑफ इन्वेस्टमेंट पे डिपेंड करती है, गवर्नमेंट पॉलिसी पे डिपेंड करती है, आने वाले प्रोस्पेक्ट्स पे डिपेंड करती है, इकोनॉमिक कंडीशंस पे डिपेंड करती है, वेदर इकोनॉमी में रिसेशन है, बूम है, क्या है। लाखों चीजों पे इन्वेस्टमेंट डिपेंड करती है। बस किस पे डिपेंड नहीं करती? इनकम पर डिपेंडेंट नहीं है, ठीक है? अब यहां पे मैं अपनी स्टेटमेंट को और थोड़ा एडवांस ले जा रहा हूं, ध्यान सुनिएगा। जब मैंने बोला इन्वेस्टमेंट्स आर ऑटोनॉमस, इसका क्या मतलब हुआ? इन्वेस्टमेंट्स आर
not the function of income, right? But vice versa is not true. But income is the function of investments. इन्वेस्टमेंट्स हम कितनी करेंगे वो इनकम पे डिपेंड नहीं करता, लेकिन इनकम जरूर डिपेंड करती है कि हमने कितनी इन्वेस्टमेंट्स करी। हमने इकोनॉमी में जितनी ज्यादा इन्वेस्टमेंट्स होगी उतनी ज्यादा इनकम भी होगी, लेकिन इनकम ज्यादा होगी तो हम इन्वेस्टमेंट ज्यादा करेंगे, ऐसा कोई रूल नहीं है। इन्वेस्टमेंट्स इनकम पे डिपेंड नहीं करती, बट इनकम डिपेंड्स ऑन इन्वेस्टमेंट्स। गेटिंग माय पॉइंट गाइस? इज इट क्लियर टू एवरीवन? Yes. तो जब यस मैं सर। इसका फंक्शन ड्रॉ करता हूं यहाँ पे, तो वर्टिकल एक्सिस पे मैंने लिखा इन्वेस्टमेंट्स, हॉरिजॉन्टल एक्सिस पे लिखा मैंने इनकम। ध्यान से सुनिएगा प्लीज, लुक एट द स्क्रीन, प्लीज लुक एट द स्क्रीन। तो एक सेकंड बना सकता हूँ कि ऐसा बना, लेकिन समझिएगा ऐसा क्यों बना, बिकॉज यू हैव टू लर्न फ्रॉम द वेरी स्क्रैच। मैंने कहा भाई एक ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है। मैंने एक फंक्शन लिखा y इज इक्वल टू 5, एक इक्वेशन है y इज इक्वल टू 5। कहता y की वैल्यू 5 होगी, कहता x, कहता बाहर में जाए x। y इज नॉट डिपेंडिंग ऑन द वैल्यू ऑफ x, y की वैल्यू 5 ही है, बात खत्म। ये मतलब हो ना इसका, y इज नॉट द फंक्शन ऑफ x, यस और नो? तो इसका मतलब क्या है, बाहर में जाए, देसी भाषा में क्या, बाहर में जाए x, y की वैल्यू 5 रहेगी। तो इसके लाइन कैसे ड्रॉ करोगे आप, लाइक दिस, ऐसे करोगे ना? तो ये तो इन्वेस्टमेंट कर दिया है। इन्वेस्टमेंट्स इनकम पे डिपेंड नहीं करती, बाहर में जाए इनकम, मैं तो इतनी रहूंगी। तो क्या फंक्शन कैसे आएगा, हॉरिजॉन्टल। दिस इज द इन्वेस्टमेंट फंक्शन। सर आपको फंक्शन पहले से ड्रॉ करना आता था, लेकिन आपको रीजन नहीं पता था कि साला हॉरिजॉन्टल क्यों होता है। यार मैडम ने बनाया, मैंने बना दी, बात खत्म। इन्वेस्टमेंट फंक्शन हॉरिजॉन्टल क्यों है? इन्वेस्टमेंट इज नॉट द फंक्शन ऑफ इनकम, ठीक है? और ना यहाँ पे स्कूल लेवल में जो बच्चे रट्टा मार के आए हैं, उन्होंने ऐसा सीख लिया बचपन में, याद करिया है कि जो ऑटोनॉमस इन्वेस्टमेंट्स होते हैं जो इनकम पे डिपेंड नहीं करती ना, वो गवर्नमेंट करती है। और जो इंड्यूस इन्वेस्टमेंट्स होती है जो इनकम पे डिपेंड होती है, वो प्राइवेट सेक्टर करता है। ये तुम पढ़ के आए हो 12वीं क्लास, मुझे पता है, क्योंकि संदीप गोयल ने अपनी किताब में लिख के दिया। ये एब्सोल्युटली गलत स्टेटमेंट है। व्हाई? बिकॉज वी आर डिस्कसिंग द ऑटोनॉमस इन्वेस्टमेंट्स, हर किताब में लिखा है। और तुम कहते हो कि ये तो गवर्नमेंट कर रही है। अरे भैंस की आंख, तुम्हारी टू सेक्टर मॉडल चल रहा, सरकार है कहाँ ये बताओ पहले तो। वेयर इज गवर्नमेंट? यू ऑलरेडी अज्यूम दैट देयर इज नो गवर्नमेंट इन द इकोनॉमी, देन गवर्नमेंट का भूत कर रहा है क्या? ये गवर्नमेंट नहीं है तो हु इज डूइंग दिस इन्वेस्टमेंट्स? बिजनेस सेक्टर। तो तुम कैसे कह सकते हो कि बिजनेस सेक्टर खाली इंड्यूस इन्वेस्टमेंट्स करते हैं? तो अगर ऐसा कुछ कहते हैं तो वो गलत है। तो स्कूल में आप क्या पढ़ के आए, मुझे उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। मैंने भी एक बार संदीप पर पढ़ी थी, पता क्यों पढ़ी थी? ये देखने के लिए कि वो किस हद तक गलत लिख सकता है। उन्हें सारी हदें तोड़ दी, ठीक है? इतनी हदें तोड़ दी कि मतलब तो समझ में आया कि जो बच्चे आ रहे हैं, जो खुश होकर आते हैं, आप लोग ना ई कॉमर्स ले लेते हैं, पता क्या सोच के, ये बड़ा अच्छा सब्जेक्ट है, आई हैव वेरी मच इंटरेस्ट इन इकोनॉमिक्स, दैट्स व्हाई आई विल टेक इकोनॉमिक्स ऑनर्स। बट डोंट वरी, अभी आपने इकोनॉमिक्स ऑनर्स लिया, आप इकोनॉमिक्स ऑनर्स की बारी है, ठीक है? तो वेट एंड वॉच। तो दिस इज द इन्वेस्टमेंट फंक्शन। हॉरिजॉन्टल क्यों है बेटा, मेरी बात समझ लीजिए। बिकॉज दिस वेरिएबल विच इज इन्वेस्टमेंट इज नॉट अ फंक्शन ऑफ इनकम। नाउ मैंने कहा भाई दो सेक्टर है, कहता हाँ। एक है कंज्यूमर्स या हाउस होल्ड सेक्टर, तुमने कितना खर्च किया? कहते हैं कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। कितना खर्च किया जी? कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। बिजनेस सेक्टर बहुत, तुमने कितना खर्च किया भाई? कहते हैं इन्वेस्टमेंट्स एक्सपेंडिचर। तो दोनों एक्सपेंडिचर को जब मैं टोटल करूंगा, तो कृपया करके हाथ जुड़वा लो, इसको एग्रीगेट डिमांड बोल मत देना, पाप लगेगा। एक्सपेंडिचर्स को प्लस करेंगे, तेरा एक्सपेंडिचर, मेरा एक्सपेंडिचर, पूरी इकोनॉमी का एक्सपेंडिचर सेट टू बी द एग्रीगेट एक्सपेंडिचर। क्या कहलाएगा ये? क्या कहलाएगा जी? एग्रीगेट एक्सपेंडिचर, ना कि एग्रीगेट डिमांड। जमीन और आसमान का फर्क है एडी और एई में। तो प्लीज आपसे रिक्वेस्ट है, गलती से भी इसको एडी मत लिखिएगा। अगर आपने आज इसको एडी बोल दिया, तो फिर जब यूनिट खत्म होगा तो वहां पे डेरिवेशन करवानी है मुझे कि एग्रीगेट डिमांड की क्या डेरिवेशन होती है। और आपके जो डॉन बुश साहब है, उसने भी अपनी बुक के अंदर इसको गलत लिखा हुआ है, डीएफएस के अंदर भी गलत लिखा हुआ है। वो भी सी प्लस आई को एडी बोल देता है, लेकिन वो अगले चैप्टर में जाके उसको रेक्टिफाई कर देता है, कहते हैं सो सॉरी,
इस चैप्टर में गलत लिखा था, ये एक्चुअल में ए डी नहीं होता है, ए ई होता है, एंड यू कैन चेक द रीडिंग्स ऑल्सो। आदित्य साहब आपका हैंड रेज्ड है, यू कैन आस्क योर क्वेरी प्लीज। सर पर ये अगर एग्रीगेट एक्सपेंडिचर तो इस एक्सपेंडिचर को किसी गुड्स या सर्विसेज में ही तो लगाएंगे, फिर वो में डिमांड बन जाएगी। नहीं, देखिए मेरी बात समझिए। द टर्म डिमांड, लिसन टू मी, द टर्म डिमांड इज whether it is microeconomics, it's individual demand, whether it is macroeconomics, aggregate demand. Whenever you will recognize the term demand, demand is always associated with the price level. जब तक आप प्राइस की बात नहीं करेंगे, मैं वर्ड डिमांड यूज नहीं कर सकता, और टिल नाउ मैंने प्राइस की बातें नहीं करी। टिल नाउ मैंने प्राइस की अभी तक कोई बात नहीं करी है, राइट? यस सर। तो इसको डिमांड नहीं कह सकता। और आप देखो, पहली बार सेमेस्टर वन टू में रैदर पढ़ रहे हैं, ठीक है? मैं पता नहीं कहाँ तक इकोनॉमिक्स पढ़ाता हूँ, तो इसलिए गलत ही पढ़ाऊंगा, डोंट वरी। जब मुझे पता है कि लोग उसे एडी कहते हैं लेकिन वो गलत कहते हैं, तो कभी मत कहना प्लीज, बिकॉज आई हैव डेरिवेशन ऑफ एडी। मैं आपका हो तो आपकी बुक भी चेक करा दूंगा मुझे, ठीक है? तो कंजम्पशन की क्या इक्वेशन थी जी? सी बार प्लस सी प्राइम वाई। इन्वेस्टमेंट फंक्शन क्या है मेरे पास? आई बार। देखो जी, यहाँ पे एक ये एलिमेंट है सी बार जो ऑटोनॉमस है, एक ये एलिमेंट है जो ऑटोनॉमस है। इन दोनों एलिमेंट्स को हम इकट्ठा लिख रहे हैं एक ब्रैकेट में, सी बार प्लस आई बार प्लस सी प्राइम वाई, और इसको मिला के बोलते हैं ए बार। ए बार से मेरा मतलब है ऑटोनॉमस एक्सपेंडिचर। ए बार का क्या मतलब होता है जी? ऑटोनॉमस एक्सपेंडिचर। जैसे आपने इंटीग्रेशन पढ़ा, उसमें बहुत सारे कॉन्स्टेंट्स निकलते हैं इंटीग्रेट करके, तो सारे कॉन्स्टेंट को इकट्ठा नाम दिया जाता है सी का, है ना? तो यहाँ पे सारे ऑटोनॉमस कंपोनेंट्स को एग्रीगेट करके हम क्या नाम देते हैं? ए बार। तो ए बार के दो कंपोनेंट्स हैं यहाँ पे, एक कौन कौन से जी? ए बार हैज टू कंपोनेंट्स विच इज सी बार प्लस आई, राइट? नाउ लुक एट द स्क्रीन्स प्लीज, जस्ट लुक एट द स्क्रीन्स। जब मैं एग्रीगेट एक्सपेंडिचर फंक्शन यहां लिखता हूं और यहां इनकम लिखता हूं, ठीक है? सबसे पहली बात तो यहाँ पे जो 45 डिग्री लाइन बनेगी आज उसका नाम क्या होगा? y इज इक्वल्स टू ए, ठीक है? यहाँ पे जो भी फंक्शन आप ड्रॉ करने वाले हो उसकी जब आप स्लोप निकालो तो डिवाइड बाई एक्स निकलेगी। तो स्लोप क्या होगा बेटा यहाँ पे? चेंज इन ए अपॉन में चेंज इन इनकम, यही तो स्लोप आएगी। चेंज इन वाई एक्सिस अपॉन में चेंज इन एक्स एक्सिस। तो अगर मैं इसकी स्लोप यहाँ पे कैलकुलेट करूंगा, तो इफ आई वुड लाइक टू कैलकुलेट चेंज इन एग्रीगेट एक्सपेंडिचर ड्यू टू चेंज इन इनकम, तो मैंने इसको इनकम के रिस्पेक्ट डिफरेंशिएट किया, तो आई गेट एमपीसी। तो एमपीसी इज नथिंग बट द स्लोप ऑफ एग्रीगेट एक्सपेंडिचर फंक्शन। ये एग्रीगेट एक्सपेंडिचर फंक्शन की क्या बन जाएगी जी? स्लोप बन जाएगी, राइट? नाउ लिसन टू मी वेरी केयरफुली प्लीज। जब आपने कंजम्पशन फंक्शन लिखा था सी इज इक्वल्स टू सी बार प्लस सी प्राइम वाई, इस कंजम्पशन की भी जो स्लोप थी वो सी प्राइम थी, और एग्रीगेट एक्सपेंडिचर की जो स्लोप है वो भी सी प्राइम है। तो कंजम्पशन फंक्शन और एग्रीगेट एक्सपेंडिचर फंक्शन दोनों की स्लोप अगर सेम है तो मैथमेटिकली वो दोनों आपस में पैरेलल आने वाले। इज इट क्लियर टू एवरीवन? बट द थिंग इज दैट दोनों के इंटरसेप्ट्स अलग है। कंजम्पशन का जो वर्टिकल इंटरसेप्ट है, इफ द इनकम लेवल इज जीरो देन द कंजम्पशन विल बी इक्वल टू सी बार। बट एग्रीगेट एक्सपेंडिचर फंक्शन में अगर मैं इनकम जीरो भी कर दूंगा तो योर इंटरसेप्ट विल बी ए बार, एंड ए बार इज इक्वल टू सी बार प्लस में आई बार। तो अगर मैं कहता हूं जी मेरा कंजम्पशन फंक्शन का वर्टिकल इंटरसेप्ट सी बार है, तो एग्रीगेट एक्सपेंडिचर का जो इंटरसेप्ट होगा वो सी बार प्लस आई बार यानी कि ए बार होगा। और ये जो बीच में गैप आपको दिखाई दे रहा है, इट इज नथिंग बट दी ऑटोनॉमस इन्वेस्टमेंट्स, राइट? और दोनों आपस में कैसे आएंगे जी? पैरेलल आएंगे। तो ये कंजम्पशन फंक्शन हो गया, ये एग्रीगेट एक्सपेंडिचर फंक्शन हो गया। यहाँ तक कोई डाउट जी किसी को? एंड डाउट्स यू हैव? आई एम रिपीटिंग माई वर्ड्स। इसको एडी मत लिखिएगा, परेशान रहेंगे जीवन भर अगर से एडी लिखेंगे तो। विनायक साहब सवाल कर सकते हैं। सर वो फ्लैट लाइन क्यों नहीं बना सी बार और ए ई का? ऐसे हॉरिजॉन्टल। यस सर। स्लोप क्या है इसकी? एमपीसी। ओके सर। एंड एमपीसी बिलोंग्स टू 0 to 1, हमने एक्सट्रीम केस लिया ही नहीं है। देयर इज सम ओके सर। पॉजिटिव वैल्यू लेस देन 1, तो उसलिए
हमने अपवर्ड स्लोपिंग कंसीडर किया। ठीक है सर। एग्रीगेट एक्सपेंडिचर फंक्शन सबको समझ में आ गया जी? नाउ लुक एट द स्क्रीन Yes, प्लीज। sir. ध्यान से, बहुत इंपॉर्टेंट, देखो दिखने में डायग्राम इज वेरी बेसिक, लेकिन उसको थोड़ा इंटरप्रिटेशन आप देंगे ना तो अलग दिखेगा आपको। इफ आई टॉक अबाउट द इक्विलिब्रियम, इक्विलिब्रियम बाय एग्रीगेट्स, देखिए आपसे मैं किसी से पूछूं भाई मैक्रो इकोनॉमिक्स में इक्विलिब्रियम क्या आता है, आप लोग बोलते हैं सर एग्रीगेट डिमांड इज इक्वल टू एग्रीगेट सप्लाई, ये वर्ड यूज होता है, एडी इक्वल टू एएस। मेरे सामने प्लीज आज के बाद ये वर्ड मत बोलिएगा, आई रिक्वेस्ट, एटलीस्ट जब तक सेमेस्टर 3 में ना आ जाए। ठीक है, मैंने अभी तक आपको एग्रीगेट डिमांड नहीं पढ़ाया, क्योंकि एडी एडी होता है, एई एई होता है, और मैंने एग्रीगेट सप्लाई का तो नाम ही नहीं लिया, बिकॉज एग्रीगेट सप्लाई आएगा क्लासिकल अप्रोच के अंदर। ठीक है, तो हमारे यहाँ पे जो एक्चुअल, मेरे यहाँ मतलब एक्चुअल में जो कंडीशन है दैट इज एग्रीगेट आउटपुट इज इक्वल्स टू एग्रीगेट एक्सपेंडिचर। मैं फिर रिपीट कर रहा हूं, ना तो ये एग्रीगेट सप्लाई है और ना ही ये एग्रीगेट डिमांड है। एग्रीगेट आउटपुट का मतलब क्या होता है, हमारी डोमेस्टिक टेरिटरी में जितने फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज आपने प्रोड्यूस करे हैं उसकी मार्केट वैल्यू को हम एग्रीगेट आउटपुट कहते हैं। और एग्रीगेट एक्सपेंडिचर अभी आपने पढ़ा है, तो दिस इज रिप्रेजेंटेड बाय वाई एंड दिस इज रिप्रेजेंटेड बाय एई। एई की इक्वेशन अभी आपने पढ़ी, ऑटोनॉमस कंजम्पशन प्लस इंड्यूस्ड कंजम्पशन प्लस में आई बार। यहाँ दोनों में से अगर मैं आई इनकम को कॉमन निकाल दूं, आई लेफ्ट विथ 1 - C' इज इक्वल्स टू सी बार प्लस आई बार। तो इनकम इज इक्वल्स टू 1/1 - C', सी बार प्लस आई बार, और यू कैन से y इज इक्वल्स टू 1/1 - C' इंटू में ए बार, और ए बार हैज टू कंपोनेंट्स, सी बार प्लस आई। इज इट क्लियर टू एवरीबॉडी? तो अगर मुझे कहीं छोटा मोटा न्यूमेरिकल सॉल्व करना पड़ा तो आई कैन डायरेक्टली यूज दिस फॉर्मूला, मैं किसी फॉर्मूला यूज करके इक्विलिब्रियम इनकम को निकाल सकता हूं। और इधर देखिए प्लीज नाउ, मैं आपको छोटी सी एक बात समझाना चाह रहा हूँ, ध्यान से समझने की कोशिश करिएगा। कि आज से पहले जो आपने इकोनॉमिक्स पढ़ी है वो और एक्चुअल में थोड़ा डिफरेंस है। डिफरेंस क्या है वो आप समझिएगा ध्यान से। मैंने एक 45 डिग्री लाइन बनाई, नाम रखा y इज इक्वल्स टू ए। ये एग्रीगेट एक्सपेंडिचर फंक्शन है, ये इनकम फंक्शन है। मैंने एक एग्रीगेट एक्सपेंडिचर फंक्शन ड्रॉ कर दिया, इसका वर्टिकल इंटरसेप्ट आपका ए बार होगा। नाउ दिस इज योर एग्रीगेट एक्सपेंडिचर फंक्शन, राइट? वो सबको पता है, आप सब जानते हैं सर ये इक्विलिब्रियम है, दिस इज इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ इनकम, राइट? मैं कैसे आई, आज से पहले जो आपने पढ़ा था वो आपने कैसे पढ़ा, समझिए ध्यान से। आप इसका नाम लिखते थे एएस, इसका नाम लिखते थे एडी, और इक्विलिब्रियम कंडीशन लगाते थे भैया जहां एएस और एडी बराबर होंगे, मतलब दो कर्व इंटरसेक्ट करेंगे, इक्विलिब्रियम आएगा, इक्वेशन आगे बात खत्म। आपने ये किया, दिस इज एब्सोल्युटली रॉन्ग। ना तो ये एएस है और ना ही ये एडी है और ना ही इक्विलिब्रियम कंडीशन है एएस इक्वल्स टू एडी, ठीक है? एंड द क्वेश्चन गोज टू स्पर्श जी। स्पर्श साहब आप मुझे बताएंगे द डायग्राम विच इज हेयर ऑन द स्क्रीन, इसमें कितने कर्व्स ड्रॉ करे हुए हमने, नाम बताइए मुझे। हाउ मेनी कर्व्स आर देयर इन दिस डायग्राम? सर अभी तो हाउ मेनी दिख कर्व्स आर देयर इन दिस डायग्राम? दिख एक्सिस को तो छोड़ दो दो, रहे हैं एक्सिस को टेंशन, एक्सिस को कर्व नहीं कहते। कितने कर्व्स दिख रहे हैं इसके अंदर आपको, सर। टू। नाम बताइए। अभी y इक्वल्स ए एंड ए एक का। तो एक कर्व का नाम है एग्रीगेट एक्सपेंडिचर, हाँ जी। दूसरा कौन सा? दिस इज नॉट अ कर्व, हम्म। दिस इज जस्ट अ लाइन ऑफ इक्वालिटी। ये कोई कर्व थोड़ा है, इट इज नॉट एनी राइट। फंक्शन। तो इस डायग्राम में अभी आपको सिर्फ एक ही फंक्शन दिखाई दे रहा है विच इज एग्रीगेट एक्सपेंडिचर फंक्शन, इसमें एक ही फंक्शन है जी। आप मेरी बात समझ रहे हैं? अच्छा लैग तो नहीं आ रहा मैं कहीं से कहते लिखने में बोलने में कहीं मिसमैच हो रहा है, ऐसा तो नहीं है ना? नो सर।
तो इसमें एक ही फंक्शन है। आज से पहले जब भी आपने डायग्रामेटिकली इक्विलिब्रियम निकाला, आपने कहा ये इक्विलिब्रियम आया विद द इंटरसेक्शन ऑफ दीज टू कर्व्स, विद द इंटरसेक्शन ऑफ दीज टू कर्व्स। इंटरसेक्शन में दो कर्व चाहिए तो सही ना। यहाँ पे कर्व ही एक है। आप बोलोगे सर देखो दो है, दिखने में नहीं होता ना। नाम बताओ इसको, क्या नाम है, नाम है इसका, नहीं है ना। तो हम मैं भी कह रहा हूं, मैंने कहा भैया व्हाट इज द इक्विलिब्रियम कंडीशन, देखिए ध्यान से, मैंने कहा इक्विलिब्रियम कंडीशन क्या है। मैंने कहा भाई इक्विलिब्रियम कंडीशन है y इज इक्वल टू ए। ध्यान सुना, इक्विलिब्रियम कैसे निकल रहा है। मैं ए के पास गया, मैंने कहा हेलो ए, हाउ आर यू। मैं कहा आप रेड कलर से बने हुए हो, कहता हाँ जी। मैंने कहा आपके ऊपर तो बहुत सारे पॉइंट्स है, ये वाला ये वाला ये वाला ये वाला ये वाला ये, दीज ऑल आर द पॉइंट्स ऑन एग्रीगेट एक्सपेंडिचर कर्व। मैंने कहा सर ए है, ए सर, ए को मैं सर कह रहा हूँ सर, एट दिस पॉइंट क्या आप इस कंडीशन को मीट करते हो। नो, मैथमेटिक्स पढ़ा है नहीं पढ़ा आप लोगों ने। इधर देखिए ध्यान से, ये वाई, ये एक्स इक्वल्स टू वाई। ये जो एरिया है, ये सारा ये जो एरिया है, ये कैसा एरिया है। एयर एक्स इज ग्रेटर देन वाई। पढ़ा है इतना बचपन में नहीं पढ़ा, ये इधर का जो एरिया है इट इज वाई ग्रेटर देन एक्स। पढ़ा है ना सबने ये। यस। इनइक्वालिटी शेडिंग करी होगी ना बचपन, मैडम ने कहा होगा बेटा अच्छा एक इक्वेशन है, अच्छा ये वाली है इनइक्वालिटी है, बेटा कोई ना नंबर चेक करो को, पॉइंट रखो, देखो इसके अंदर वो ट्रू है या फॉल्स है। ट्रू है तो उस साइड शेडिंग हो जाएगी, फॉल्स है तो उसकी उल्टी साइड। बचपन रट्टा मारा हुआ है ऐसे करके ना। मतलब इतना आप समझ पा रहे हो जो मैं यहाँ पे दिखाना चाह रहा हूँ। मैं एई के पास गया, मैंने कहा एई साहब इस पॉइंट पे क्या आप इस कंडीशन को मीट करते हो। कहता नो, इस पॉइंट तो कंडीशन लगी हुई है वाई इज ग्रेटर देन ए। ये 45 डिग्री की लाइन होगी, तो इसके साथ में जितना एरिया है यहाँ पे सारा में क्या है, वाई बड़ा है ए से या नो। तो मैंने कहा यानी कि आप यहाँ 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 कहीं पर भी इस कंडीशन को मीट करते हो। कहता नो। मैं कहा यहाँ 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 किस कंडीशन मीट करते हो। कहता है हियर इज ए इज ग्रेटर देन वाई। तो मैंने कहा क्या कोई ऐसी जगह है आपके ऊपर, कोई ऐसा पॉइंट है जहां पे इस कंडीशन को मीट करते हो। कहता हाँ। कहता दिस। तो ये इक्विलिब्रियम इसलिए नहीं है कि दो कर्व ने इंटरसेक्ट किया है, ये इक्विलिब्रियम इसलिए है क्योंकि यहाँ पे एग्रीगेट एक्सपेंडिचर फंक्शन ने इक्विलिब्रियम कंडीशन को मीट किया है। तो सर क्या फर्क पड़ता, दिख तो ऐसी रहा है, इंटरसेक्शन से तो आ रहा है, नजरिया अलग है देखने का। अब मेरी बात समझ पा रहे। आप इसकी एक्सप्लेनेशन ऐसे नहीं लिख सकते, द इक्विलिब्रियम इज अटेन्ड बाय द इंटरसेक्शन ऑफ एग्रीगेट एक्सपेंडिचर एंड द इनकम लाइन, नहीं लिख सकते। इसकी एक्सप्लेनेशन मुझे क्या लिखना पड़ेगा। E is the point of equilibrium, YE is the equilibrium level of income, E is the equilibrium where aggregate expenditure fulfills the equilibrium condition of y is equals to a। आप लैंग्वेज को प्लीज फोकस करिएगा। मैंने ये नहीं लिखा दो कर्व का इंटरसेक्शन हुआ, दो कर्व तो मैंने बनाए नहीं ना, बनाया ये कर्व है इसके अंदर। समझ में आ रही दोस्त आपको मेरी बात। Where the aggregate Yes, sir. expenditure function fulfills the equilibrium condition of y is equal to ae, at that time economy attains its equilibrium and the equilibrium level of income is equals to ye, and it is nothing but equals to 1 upon 1 minus c prime into में c bar plus i bar, जो ये इंटरसेक्ट है, राइट। ठीक, अब सुना आगे कहानी। आप साथ साथ नोट करने की कोशिश करो, नहीं होता टेंशन नहीं। मैं क्लास 1 की पीडीएफ भेजना भूल गया था, मैं 1 और 2 की पीडीएफ इकट्ठी भेज दो जो मिली। ठीक है, बलबा जी हैंड रेज है, आप सवाल कर सकते हैं। सर इसके ऊपर वाला एक बार पेज दिखाना। ये लीजिए प्लीज। सर मेरी हम हैंड राइटिंग सबको समझ में आती है ना भाई, हैंड राइटिंग का इशू तो नहीं है ना, समझ में आ रही है ना। Yes, sir.
ठीक, हाँ भाभी बोल बच्चे। सर इसमें हमने इक्विलिब्रियम कंडीशन यही क्यों लिया? कंडीशन ये कहता है इक्विलिब्रियम मतलब क्या है, जितना आप इकोनॉमी में सामान बना रहे हो और जितना आप खर्चा कर रहे हो वो बराबर होना चाहिए, बस इतनी सी बात है। अ, ठीक है मैं सर। नहीं कहता, ये कीन्स ने कहा। दिस कंडीशन इज गिवन बाय द कीन्स। अब सुनना ध्यान से प्लीज। एक मैकेनिज्म आपको सीखना है, यू हैव टू लर्न अ मैकेनिज्म। मैकेनिज्म क्या है प्लीज उसको ध्यान से प्लीज समझिएगा, इट्स अ वेरी टेक्निकल थिंग, ठीक है। मैंने कहा जी, अगर मेरी इकोनॉमी में इफ वाई इज नॉट इक्वल्स टू एग्रीगेट एक्सपेंडिचर, अगर वाई और ए बराबर है तो ओके इक्विलिब्रियम है। कह रहा वाई और ए बराबर नहीं है तो मेरी इकोनॉमी तो इक्विलिब्रियम में नहीं है ना। कैसे गवर्नमेंट करेगी, क्या ऐसा होगा कि मेरी इकोनॉमी, भाई देखो यार आपसे रिक्वेस्ट है, इफ यू गाइज आर नॉट ओपनिंग योर वेब कैम्स देन आई रिक्वेस्ट यू, जब इसकी रिकॉर्डिंग इश्यू होगी आपको एक्सेस मिलेगा विंडोज पे, आईओएस पे, एंड्रॉइड जो भी डिवाइस आप चूज करेंगे उस पर आपको एक्सेस मिलेगा, यू विल वॉच द रिकॉर्डिंग प्लीज। मेरी लाइव क्लास अटेंड करने के लिए, बात आज आप पहले दिन समझ लीजिए, मेरी लाइव क्लास अटेंड करने के लिए वेब कैम ओपन करना मैंडेटरी है एंड मैं इससे बिल्कुल भी कॉम्प्रोमाइज नहीं करता। ठीक है, तो प्लीज ओपन वेब कैम्स और वॉच द रिकॉर्डिंग, चॉइस इज ऑल योर्स। ओपन वेब कैम्स प्लीज, डू इट नाउ, डू इट प्लीज। थैंक यू जेसिका, थैंक यू ध्रुविका, थैंक यू शेफाली, थैंक यू धवनी जी, थैंक यू योग जी, थैंक यू टीसिका, टेसिका, जेसिका, टेसिका। आजकल नए नए नाम आ रहे हैं, हमारे टाइम पुराने नाम होते थे। एनीवेज, तो कितना अच्छा लग रहा है, सब सबके प्यारे प्यारे चेहरे हैं तो। लुक एट द स्क्रीन प्लीज। बाकी लोग भी कैमरा ओपन कर सकते हैं भाई, कोई बात नहीं, अब तो मेकअप वेकअप करके आ जाया करो, कोई दिक्कत नहीं है। अगर ऐसी कोई चेहरे की दिक्कत लगती है ना तो मेकअप वेकअप कर लिया करो, क्या हो गया। बल्कि आप लोग खर्च करेंगे तो इकोनॉमी में कॉन्ट्रीब्यूट, इकोनॉमी की इनकम में कॉन्ट्रीब्यूट करिए बाय यूजिंग द एक्सपेंडिचर मेथड। whatever you are spending is the component of consumption, कंजम्पशन बढ़ेगा, एग्रीगेट एक्सपेंडिचर बढ़ेगा, इनकम बढ़ेगी, इकोनॉमिक बताओ कितनी बड़ी चीज है। देखिए जी, हम कहते हैं अगर हमारी इकोनॉमी में वाई और ए बराबर है तो ओके है, इक्विलिब्रियम है। कहते हैं वाई और ए बराबर नहीं है तो क्या होगा। लोग जनरली कहते हैं गवर्नमेंट कोई पॉलिसी लगाएगी, कोई फिजिकल पॉलिसी लगाएगी, कोई मॉनेटरी पॉलिसी लगाएगी। अरे मैं कहा मेरे दोस्त, सरकार भी तो नहीं है, टू सेक्टर मॉडल है। यू ऑलरेडी अज्यूम दैट देयर इज नो गवर्नमेंट इन इकोनॉमी। तो कैसे मेरी इकोनॉमी इक्विलिब्रियम में आएगी, ऐसा क्या होगा कि मेरी इकोनॉमी इक्विलिब्रियम में नहीं है, ऑटोमेटिकली कैसे आ जाए जब गवर्नमेंट ही नहीं है तो देयर इज अ प्रोसेस, देर इज अ प्रोसेस, देर इज अ ऑटोमेटिक मैकेनिज्म। इकोनॉमी धीरे 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 ऑटोमेटिकली इक्विलिब्रियम में आ जाएगी। वो प्रोसेस सीखनी है आपको, ठीक है, वो प्रोसेस मैं सिखा रहा हूँ अभी। दोस्त एक्सप्लेन उसको लिखना तो 4 लाइनों का काम है, डेफिनेशंस है, ये है वो है, वो आपको रट्टे पे आज भी मैं पूछूंगा आपको याद होगा, मैं पूछूंगा आपको डेफिनेशंस याद होगी, बट वो प्रोसेस क्या है उसके अंदर घुस के समझने की कोशिश करना, ठीक है। देखना जी, मैंने कहा भाई अगर y और a बराबर नहीं है तो क्या होगा। कहते क्या होगा, देयर आर टू पॉसिबिलिटीज, या तो y बड़ा होगा a से, या फिर y छोटा होगा a से। दो ही तो बातें होगी, या तो y बड़ा होगा a से या फिर y छोटा होगा a से, ठीक है। दो ही बातें होने वाली है, ठीक है। अच्छा, मैं लेस देन वाला केस लेफ्ट लिखता हूँ, इफ y लेस देन a, इफ y ग्रेटर देन a। सुनना जी ध्यान से, इसको स्टार्ट करने से पहले मुझे दो टर्म्स आपको सिखानी है, ठीक, दो टर्म्स मुझे सिखानी है। एक टर्म का नाम है मेरे पास IU, अनप्लैन्ड इन्वेंट्री। क्या सर, अनप्लैन्ड इन्वेंट्री तो UI लिखो ना, IU क्यों लिखते हो। नहीं, ऐसे ही लिखा जाता है, नाम है इसका। आपने 10th क्लास तक एटलीस्ट सब लोगों ने साइंस पढ़ा है, ठीक है। अब मैं तो भूल भी गया, सोडियम का वो एटॉमिक एटॉमिक क्या होता है, नाम क्या बोलते हैं, Na बोलते हैं, क्या होता है, NH वॉट ऑफ सोडियम।
सोडियम। यस सर। सोडियम को ऐसे लिखते हैं ना, कहते हैं ऐसे लिख, भाई नाम है उसका, ऐसे लिखते स्टाइल है लेगा। मेरा नाम मनोज गर्ग है, कहता पीएमजी लिखते, भाई मेरी मर्जी, मैं लिखूं पीएमजी, मेरी मर्जी जीएमजी लिखूं, पीएमजी लिखूं, ओएमजी लिखूं, मेरा नाम मेरी मर्जी मेरी चलेगी, है ना। तो ऐसे ही लिखते अनप्लेन्ड इन्वेंट्री है, बोलते आयु, ठीक है। ये दो होती है, इट कैन बी पॉजिटिव, इट कैन बी नेगेटिव। फॉर्मूला इसका होता है y - a। अब इसका एग्जाम्पल मैं आपको समझाता हूँ, ठीक है। इसको समझाने के लिए मैंने एक बड़ा वेग सा एग्जाम्पल लिया हुआ है, ठीक है, ताकि आपको चीजें थोड़ी अच्छे से समझ में आए। बेटा दो तरीके की इन्वेंट्रीज होती है, सुनिए ध्यान से। देर आर टू टाइप्स ऑफ इन्वेंट्रीज, वन इज प्लैंड एंड वन इज अनप्लैंड। वन इज प्लैंड इन्वेंट्री एंड वन इज अनप्लैंड इन्वेंट्री। ध्यान से सुनना मेरी बात, एग्जाम्पल लेता हूँ मैं आपको समझाने के लिए। लुक एट द स्क्रीन। मान लीजिए आई एम ऑनर ऑफ शोरूम है एक मेरा, कहते किस चीज का, शोरूम ऑफ एयर कंडीशन। मेरे पास एसी का एक शोरूम खोला हुआ मैंने बहुत बड़ा। तो मैं यहाँ पे बहुत सारे क्या रखूंगा जी, एसी को डेमो में भी लगा के रखूंगा और कुछ अपना स्टॉक भी मेंटेन करके रखूंगा। ऐसे ही है। ऐसा तो है नहीं कि मान लो आप मेरे शोरूम पे आए, भैया ये वाला एसी चाहिए, अच्छा बेटा बनाइए, जरा फैक्ट्री लगा रहे बेटा, बना दे, जल्दी बना, अभी अभी देना मैडम को बना के। पॉपकॉर्न थोड़ी ना कि हाथ के बना के दे दूंगा, हाथ से थोड़ी ना हाथ के बना के दे दूंगा। एसी है भाई, आई हैव टू मेंटेन स्टॉक्स। इज इट क्लियर और नॉट। तो मान लीजिए मैंने यहाँ पे, ये मेरी डिस्प्ले है, डिस्प्ले में मैंने बहुत सारे ऐसे एसी लगाए हुए हैं, अलग अलग कंपनी है। कोई ओ जनरल का है, कोई हिताची का है, कोई नेपोलियन है, कोई अक्कड़ बक्कड़ बम्बे बो है। इनके नंबर है सबके, XYZ 2 3 4 ऐसे ऐसे नंबर है। आप मेरे शोरूम में आए, मेरी सुंदर सी एक सेल्स गर्ल आपके पास आई, यस मैम क्या करेंगे, कहते एसी लेना है, आपको डिस्प्ले पे ले गई, सारे फीचर वीचर समझा दिए, पागल बनाने जितने तरीके होते हैं, ठीक है। तो फिर आपने कहा जी ठीक है मेरे को ये एसी चाहिए। हमने उसका नंबर नोट किया, 1 2 3 4, इतने प्राइस का है। आपने कहा ठीक है 3 एसी पैक कर दो। तो मैं क्या करूँ, वो मैडम क्या करेगी, अब गोडाउन में फोन करेगी, हाँ भाई एक गोडाउन भी है अलग से, ये इस ऑब्वियसली ये मेन रोड पे होगी, जो प्रेजेंस अच्छी हो। गोडाउन थोड़ा गली वली में जाके होगा, थोड़ा किराया कम पड़े ताकि, तो वहां से 3 एसी पैक होंगे, आप घर पे पहुंचेंगे। ये प्रोसेस यही होता है ना, दिस इज अ प्रोसेस। ये जो स्टॉक मैंने यहाँ पे रखा हुआ है, यहाँ पे ये स्टॉक जो मैं रखा हुआ है, इट इज बेसिकली अ प्लान इन्वेंट्री। ये मैंने जानबूझ के रखा हुआ है, इट इज माई इंटेंशंस। ये मेरी इंटेंशन है कि मैं इसको स्टॉक करके रखूं, जैसे कस्टमर आए सेलेक्ट करे, गोडाउन से माल मंगाऊंगा और भेज दूंगा, पैसा खाऊंगा। तो ये स्टॉक मेरी मजबूरी में नहीं रखा हूं मैंने, ये मैंने इंटेंशनली, मेरी प्लानिंग का हिस्सा है ये, राइट। गेटिंग द पॉइंट गाइस। अचानक से मान लीजिए सर्दी पड़ जाए बहुत ज्यादा, दिल्ली में -15 डिग्री, -20 डिग्री, अप्रैल मई जून जुलाई, जब टेम्परेचर 50 डिग्री होता है दिल्ली के अंदर, टेम्परेचर है -15 डिग्री, जून में भी माइनस माइनस माइनस। मैंने तो भैया ये बनाना एसी रखे थे, किस लिए, बेचने के लिए। बिकी नहीं रहे, बिकी नहीं रहे, बिकी नहीं रहे, बिकी नहीं रहे, बिकी नहीं रहे। वो एक अलग सिनेरियो है, बट मैंने इंटेंशनली इसको रखा था बेचने के लिए। समझ रहे आप मेरी बात। या गर्मी होगी बहुत ही ज्यादा, टेम्परेचर फरवरी में 60 डिग्री, एवरीबडी विल परचेज एसी, जो आ रहा है एसी दे दो, जो आ रहा है एसी दो, सारा स्टॉक खत्म हो गया, सारा स्टॉक खत्म हो गया। कहता और दे, मैं भाई रुक जा, नहीं है स्टॉक खत्म, बाद में आना, नहीं है कहां से लाऊं, कहता दे दो बना के। मेरे बाप की फैक्ट्री लगी है क्या, ये मजाक थोड़ा ना कि पॉपकॉर्न थोड़ा बनाने, पास्ता फ्राई किया दे दिया, एसी है भाई कैसे बनाऊंगा। अभी ऑर्डर करूंगा एलजी कंपनी में, मैं तो ऑथराइज डीलर हूँ ना, एलजी में ऑर्डर करूंगा, और जब मैं ऑर्डर करूंगा फिर वो लोग बनाएंगे, कंटेनर आएगा, प्रोसेस है, टाइम लगेगा, ऐसे नहीं मिलेगा, ऐसे भारत के से ले ले, ये तो प्रोसेस है ना। तो यहाँ पे जो स्टॉक मैं अपनी मर्जी से मेंटेन करता हूं नॉर्मल बिजनेस करने के लिए, उसको हम बोलते हैं प्लैंड
इन्वेस्टमेंट्स या प्लान इन्वेंट्री कह दीजिए, एक ही बात है। इन्वेंट्री या इन्वेस्ट, ठीक है, इन्वेस्टमेंट एक ही बात है। जैसे मैंने यहाँ पे लिखा इन्वेंट्री, तो अब यू कैन राइट इन्वेस्टमेंट्स ऑल्सो। तो प्लान्ड इन्वेंट्री और दूसरा होता है अनप्लान्ड इन्वेंट्री। कोई चीज मैं बेचने के लिए लेके आया, बिकी नहीं, पड़ी हुई है, सालों साल पड़ी हुई है, मैं चाहता हूं बिके, बिकी नहीं रही। वो मैंने जानबूझ के रखी स्टॉक में, लेकिन वो बिकी नहीं रही, इसलिए स्टॉक में पड़ी हुई है। दैट इज सेड टू बी अनप्लान्ड इन्वेंट्रीज। प्लान और अनप्लान का मीनिंग समझ में आ रहा है? जो मेरा बिजनेस का नॉर्मल कोर्स ऑफ एक्शन है, मैं चाहता हूं कि वो चीज मेरे स्टॉक में रहे, दैट इज अ प्लान इन्वेंट्री। जो जबरदस्ती पड़ी है, मैं तो बेचना चाह रहा हूं और वो बिक नहीं रही, दैट इज अ अनप्लान इन्वेंट्री, राइट? अब सुनना ध्यान से प्लीज, नाउ लिसन टू मी वेरी केयरफुली। आउटपुट जितना आपने बनाया और जितना बिक गया, आउटपुट वाई जितना आपने बनाया माइनस ए एक्सपेंडिचर जितना हुआ, जितना बिक गया, जो रह गया वो इन्वेंट्री है। जो रह गया वो इन्वेंट्री है। अगर y छोटा है ए से, अगर y छोटा है ए से, ठीक है जी, तो यहां पे जो आयु होगा वो क्या हो जाएगा, नेगेटिव। और यहां पे जो आयु है वो क्या हो जाएगा, पॉजिटिव। मैंने सपोज करो मैंने बनाया 1000 यूनिट्स, लोगों ने जो खरीदा वो खरीदा सिर्फ 600 यूनिट्स, पॉसिबिलिटी है ना, पड़े हुए 400 यूनिट को डाउन के अंदर। मैं तो बेचने के लिए बनाए थे भाई, नहीं बिके, क्या करूं एक पर्टिकुलर फाइनेंशियल ईयर के अंदर? तो मेरा पैसा फंस गया स्टॉक में, मेरा पैसा इन्वेंट्री में फंस गया, नहीं फंस गया? क्या मेरी प्लानिंग थी ये? नो। तो बेचने के लिए आया था, नहीं बिका, इसको बोलते हैं अनप्लैन्ड इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट्स। टर्म समझ लीजिए। इफ आईयू इज पॉजिटिव, इट इज अनप्लैन्ड इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट्स। इन्वेंट्री में इन्वेस्टमेंट्स हो गई मेरी, लेकिन मैं चाहता नहीं था करना, मादा माल बेचने के लिए लाया था, बिका नहीं, क्या करूं, फंस गया। अनप्लैन्ड इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट्स। और अगर ये नेगेटिव है तो इसका नाम हमने क्या रखा, डिसइन्वेस्टमेंट्स, अनप्लैन्ड इन्वेंट्री डिसइन्वेस्टमेंट्स। आयु पॉजिटिव है तो उस टर्म को हम बोलते हैं अनप्लैन्ड इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट्स, और नेगेटिव है तो उसका नाम है अनप्लैन्ड इन्वेंट्री डिसइन्वेस्टमेंट्स। अब मैं नहीं बताऊंगा, आप खुद बताना कि ऐसी सिचुएशन में प्रोड्यूसर्स को क्या करना चाहिए। जस्ट लुक एट द स्क्रीन प्लीज, जस्ट लुक एट द स्क्रीन, जस्ट लुक एट द स्क्रीन। एक एक वेग ऐसी फिगर्स लिख रहा हूं, मैंने कहा भाई y की वैल्यू 1000, आपने बनाया आउटपुट 1000 और लोगों ने खरीदा 600, तो 400 का स्टॉक पड़ा है आपके पास, यस और नो? मान लो इन वन टाइम पीरियड, इसको हम बोलते हैं, अब देखो हम बोल रहे हैं इफ y इज ग्रेटर देन ए इन वन टाइम पीरियड। टाइम पीरियड है, टाइम पीरियड कैन बी अ डे, टाइम पीरियड कैन बी अ वीक, कैन बी अ मंथ, कैन बी ईयर, कैन बी अ डिकेड, एनीथिंग। हम कभी इकोनॉमिक्स डिफाइन नहीं करते, हम क्या बोलते हैं, y इज ग्रेटर देन ए इन वन टाइम पीरियड, ठीक है, ये स्टेटमेंट्स होती है ऐसे। क्या लिखा मैंने, इफ y इज ग्रेटर देन ए इन वन टाइम पीरियड। अगर कोई एक समय ऐसा है जहां पे y जो है वो बड़ा है किससे, ए से। अब सुनना ध्यान से प्लीज, प्लीज। देयर विल बी, तो आयु क्या हो जाएगा मेरे पास, पॉजिटिव। आपको समझाने के लिए मैंने टाइम पीरियड को लेटर से कुछ महीना मान लिया। मान लो जनवरी के महीने में मैंने 1000 एसी मैन्युफैक्चर हुए, बिके सिर्फ 600। फेब्रुवरी में मैं दोबारा से 1000 बना दूंगा क्या? नो सर। क्या करूंगा, प्रोडक्शन बढ़ाऊंगा, कम करूंगा? कम करोगे। कम करूंगा, यस, यही सुनना चाह था। अगर ऑलरेडी आपका इन्वेस्टमेंट्स पड़ी हुई है, अनप्लान इन्वेंटरी इन्वेस्टमेंट्स पड़ी हुई है,
तो इन द नेक्स्ट टाइम पीरियड फर्म्स विल कट डाउन द प्रोडक्शन, प्रोडक्शन को रोकेगी, कम करेगी, रिड्यूस करेगी, ताकि पुराना वाला माल बिक सके। समझ रहे हैं आप मेरी बात में? इफ आउटपुट इज ग्रेटर देन एग्रीगेट एक्सपेंडिचर इन वन टाइम पीरियड, देन फर्म्स विल डिक्रीज प्रोडक्शन इन नेक्स्ट टाइम पीरियड। अगले टाइम पीरियड में फर्म्स क्या करेगी? प्रोडक्शन को कम करेगी, राइट? मुझे एक बात सोच के बताना, हम जो अपने वर्कर्स को सैलरीज, वेजेस, इसको हम बोलते हैं फैक्टरी इनकम। क्या बोलते हैं बेटा? फैक्टरी इनकम। अगर मैं प्रोडक्शन 1000 करूंगा तो उसके हिसाब से सैलरी बांटूंगा, अगर प्रोडक्शन कम करूंगा तो सैलरी और वेजेस भी कम बांटूंगा। ऐसे ही होगा ना? तो बताइए, अगर मैं प्रोडक्शन ही कम कर दूंगा तो इकोनॉमी की जो फैक्टर इनकम है वो बढ़ेगी या कम होगी? कम हो जाएगी। डिक्रीज। कम हो जाएगी। कम हो जाएगी। और कम हो सारे जाएगी फैक्टर सर। इनकम का जो समेशन होता है उसी को तो जीडीपी कहते हैं। इनकम मेथड याद करिए, तीन चीजों को जोड़ते थे: कॉम्पनसेशन ऑफ एम्प्लॉयज, ऑपरेटिंग सरप्लस, मिक्स इनकम। इकोनॉमी में जितने रहने वाले लोग हैं उन सबकी इनकम को ही तो ऐड करके इनकम को हम बोलते थे, दिस इज द जीडीपी। तो मेरी इकोनॉमी की इनकम क्या होगी? कम होनी शुरू हो जाएगी। आप कब तक अपने प्रोडक्शन कम करते रहोगे? कब तक? जब तक y=a ना आ जाए। जब तक वाई इक्वल टू ए ना हो जाए। मानते हो? अब जो चीज आपने यहाँ लिखी, अब इसको मैं डायग्राम में दिखाता हूँ। बिफोर स्टार्टिंग विद द डायग्राम एक्सप्लेनेशन, इसको फिर रिवाइज करते हैं। अगर हमारी इकोनॉमी में जो आउटपुट है वो ज्यादा है एग्रीगेट एक्सपेंडिचर से, तो फर्म्स अगले टाइम पीरियड में अपनी प्रोडक्शन को कम करेगी। प्रोडक्शन कम होने की वजह से क्या होगा? एम्प्लॉयमेंट भी कम होएगी। क्या हो जाएगी जी? एम्प्लॉयमेंट भी कम हो जाएगी। अब हम कम लोगों को हायर करेंगे, एम्प्लॉयमेंट कम होगी तो फैक्टर इनकम होगी और इकोनॉमी की इनकम धीरे धीरे कम होती जाएगी। एंड दिस प्रोसेस विल कंटिन्यू टिल y इज इक्वल टू a विल बी देयर। एग्री करते हो? ये जो हमने यहाँ लिखा है, ये मैकेनिज्म मेरे को दिखाना है डायग्राम में। आइए जी, डायग्राम के अंदर चलते हैं। देखना बच्चे बड़े ध्यान से। किसी को कोई ऐसी बात हो जो समझ ना आ रही हो, प्लीज लेट मी नो। मैं ठहरा इकोनॉमिस्ट आदमी, मैं अजम्पशन लेके चलता हूँ जी, जो मैंने पढ़ा दिया समझ आ गया, और जनरली ऐसा होता भी है। फिर भी किसी को टेंशन हो, प्रॉब्लम हो, परेशानी, दुख दुख तकलीफ, डाउट, वट एवर, यू कैन आस्क डायरेक्टली बाय रेजिंग योर हैंड। युग साहब का हैंड रेज्ड है बेटा, आप सवाल पूछ सकते हैं। इन्वेस्टमेंट भी कम होगी। हाँ जी। इन्वेस्टमेंट भी कम होगी नेक्स्ट टाइम पीरियड। हाँ, अभी आ रहा हूँ, उसी पे आ रहा हूँ। लेकिन इन्वेस्टमेंट के आप डायरेक्टली क्वेश्चन नहीं कर सकते कि इन्वेस्टमेंट कम होगी या नहीं होगी, बिकॉज इन्वेस्टमेंट इज नॉट द फंक्शन ऑफ इनकम। ठीक है? इनकम पे डिपेंड ही नहीं करती इन्वेस्टमेंट्स की, वो तो ऑटोनॉमस है बेचारी। ठीक है बेटा? हमें पता है यहां पर ये एक सिचुएशन ऐसी है। मान लीजिए मैंने कहा मैं इस पॉइंट पर बैठा हूं, दिस इज द पॉइंट। मैं कहा मेरी इकोनॉमी में ये वाई ई लेवल ऑफ इनकम, मैंने कहा जी मेरी इकोनॉमी में इस समय Y1 इनकम है। Y1 इनकम का मतलब है अगर आप इतनी इनकम है, या यू कैन से यहां पे आप बैठे हो इस एरिया में, मैं इसके राइट सेक्शन में कोई भी पॉइंट ले सकता हूँ, एनी पॉइंट हेयर। यहाँ पे कौन बड़ा है? वाई बड़ा है या ए बड़ा है? मुझे इतना बताओ, वाई बड़ा है, ए बड़ा है? एक्स एक्सिस पे वाला वेरिएबल बड़ा है, वाई बड़ा है? y। तो मैंने कहा जी एक पॉइंट है मेरे पास ये, इफ योर इनकम इज Y1 इट मीन्स यू आर एट दिस पॉइंट। लिसन टू मी प्लीज, प्लीज प्लीज। अगर मेरी इकोनॉमी में इतनी इनकम है तो मैं यहां पर बैठा हूं, कहता हाँ, कहता है y इज ग्रेटर देन ए। मैंने कहा यस। कहता है कितना? हाउ मच? मैं कहा देखो जी इस पॉइंट पे होते से कोरस्पॉन्डिंगली ये पॉइंट है।
अगर आप इस पॉइंट पे होते तो वाई और ए बराबर होता, बट अभी आपका ए इतना है, तो ये जो गैप दिख रहा है आपको ग्रीन कलर से जो दिख रहा है, दिस रिप्रेजेंट्स वाई इज ग्रेटर देन ए। बचपन में आपने रट्टा मारा होगा इन्फ्लेशनरी कैप, मैं उस पर नहीं आना चाहता अभी, इट इज अ वेरी लॉन्ग प्रोसेस। बस मैं कह रहा हूं एट दिस गिवन लेवल ऑफ इनकम Y1, अगर मेरी इकोनॉमी में Y1 इनकम लेवल है, तो मेरी इकोनॉमी में एग्रीगेट एक्सपेंडिचर इतना है, लेकिन वाई और ए अगर बराबर होते, अगर वाई और ए बराबर होते, तो आपका ए इतना होना चाहिए था। इतना शॉर्ट है, हमने कहा इतना शॉर्ट है। ये बात सबको समझ में आ रही है? मैं फिर एक बार बता दूं, मैंने ये एक बार भी नहीं बोला कि ये इनकम लेवल है, मैंने कभी भी नहीं बोला। मैंने क्या बोला, अगर मेरी इकोनॉमी में Y1 इनकम है, और अगर मेरे को इस इनकम लेवल पे Y और A इक्वल चाहिए होते, तो एग्रीगेट एक्सपेंडिचर फंक्शन को यहां से पास होना पड़ता, लेकिन वो वहां से नहीं हो रहा पास, वो नीचे से आ रहा है। कितना शॉर्ट है A? मैंने कहा ये जो ग्रीन लाइन है, ये वर्टिकल गैप है, दिस रिप्रेजेंट्स द अनप्लैन्ड इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट्स, राइट? ठीक है। अगर मेरी इकोनॉमी में वाई ग्रेटर देन ए है एक टाइम पीरियड पे, तो फर्म्स प्रोडक्शन को कम करेगी, प्रोडक्शन कम होगी तो एम्प्लॉयमेंट कम होगी, एम्प्लॉयमेंट कम होगी तो हम लोग फैक्टर इनकम की फॉर्म में वेजेस एंड सैलरीज कम बांटेंगे, तो इकोनॉमी की इनकम धीरे धीरे कम होगी। मान लेते हैं हमने इकोनॉमी की इनकम कम करी, कम करते करते आप Y2 पे आ गए, नेक्स्ट टाइम पीरियड आ गए। मैंने कहा अब क्या है? कहता है अभी भी आप देखोगे तो वाई इज ग्रेटर देन ए। अब और प्रोडक्शन कम करनी है अगले टाइम पीरियड में हमें, समझ रहे? इन द नेक्स्ट टाइम पीरियड वी विल डिक्रीज प्रोडक्शन फर्दर, फर्दर एम्प्लॉयमेंट कम होएगी, वेजेस सैलरी कम बांटेंगे, तो धीरे धीरे फिर इकोनॉमी की इनकम कम होएगी। हमने कहा करो कम, उसने फिर कम किया, मान लो थर्ड टाइम पीरियड में यहाँ आ गए। मैं कहा अब क्या है? कहता है जी अब मैं यहाँ बैठा हूँ। मैं कहा अभी इक्विलिब्रियम में? कहता ना, अब कहता अभी भी गैप है, अभी भी आउटपुट ज्यादा है किससे? एग्रीगेट एक्सपेंडिचर से। मैंने कहा प्रोडक्शन गिरा अगले टाइम पीरियड में, और अगले टाइम पीरियड में फिर प्रोडक्शन गिरा, और ये चीजें ग्रेजुअली होती जाएगी अनटिल इकोनॉमी रीचेस एट। तो सबसे पहली बात तो दिमाग में ढालो, ऐसा नहीं होता कि सुबह 9 बजे हम Y1 पे बैठे, शाम को 9 बजे YE पे आ गए, ऐसा नहीं होता। इट्स अ प्रोसेस, इट्स अ ग्रेजुअल लॉन्ग टर्म प्रोसेस। इकोनॉमी धीरे 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 समय बीतता है, नेक्स्ट टाइम पीरियड आता है, और इकोनॉमी धीरे धीरे मूव करती है टुवर्ड्स इक्विलिब्रियम। लेकिन लिखते कैसे हैं इसको? इफ aggregate output is greater than aggregate expenditure, then there will be unplanned inventory investments. Firm will decrease production in the subsequent time period, in the next time period. This will result in decrease in employment, which results in decrease in factor income. So the economy's income will gradually fall, and this process will continue till the point where Y is equal to A is there. ये इसकी एक्सप्लेनेशन। समझ में आई दोस्त कहानी आपको मेरी? विनायक साहब, सर रिपीट कर दो इंग्लिश। सर वाई जो पॉइंट है जिसमें हम लोगों ने बोला वाई इज ग्रेटर देन ए, वो कर्व पे कौन सा पॉइंट हो रहा है? वाई कोई भी पॉइंट, इस पॉइंट के राइट में, ये यहाँ पे कोई भी पॉइंट, हर जगह वाई और वाई इज ग्रेटर देन ए, तो ए एवरीवेयर। के ऊपर आ रहा है, वो ए कर्व के ऊपर। हमें एक ही कर, दूसरा तो कर भी नहीं है। हाँ हाँ, ओके सर। तो जो मैंने अभी बोला वो लिखवा दूं या याद रहेगा? लिखवा दो सर। चलो लिखो, लिखिए प्लीज। मैं अच्छा यहाँ लिख देता हूँ, आप ये लिख तो देखो मैंने क्या लिखा, ये तो लिखा है if Y is greater than A in one time period, then there will be unplanned inventory investments. Then firm will decrease production in the next time period, which results into decrease in employment, which results into decrease in factor income, which ultimately decreases the level of income, and this process will continue till the economy attains its equilibrium position. क्लियर है यहाँ तक की कहानी सबको? इसका रिवर्स देखिए,
आप खुद सोच के बताना। अगर मेरी इकोनॉमी में ऐसा हो, इफ आउटपुट इज लेस देन ए इन वन टाइम पीरियड, डायग्राम में समझो साथ साथ, साथ साथ डायग्राम। मान लीजिए मैं यहाँ पे बैठा हूं, मैं कहा ये है y5 है, इस पे आपका ए तो यहाँ पर है, दिस इज योर ए। अगर आपको y और a बराबर चाहिए तो यहाँ से ए जाना चाहिए, तो ए जाना चाहिए था, बट ए तो ऊपर जा रहा है। तो ये जो गैप आपको दिखाई दे रहा है, दिस गैप इज व्हाट, y इज लेस देन ए। मतलब आउटपुट कम बनाते हो, लोगों को ज्यादा चाहिए, ये मतलब है। आप जितना बना रहे हो उससे ज्यादा लोग मांग रहे हैं, फर्म क्या करेगी बताइए। पहली बात तो यहाँ पे जो आपका आयु हो गया वो हो गया नेगेटिव। जितना आप बना रहे हो उससे ज्यादा लोग मांग रहे हैं। मैंने बनाया 500 यूनिट बेचने के, लोगों ने मांगे 800, 900, 1200। तो अगले टाइम पीरियड में फर्म्स क्या करेगी बताइए? प्रोडक्शन की प्रोडक्शन को इंक्रीज इंक्रीज करेगी। देन फर्म्स विल इंक्रीज प्रोडक्शन इन नेक्स्ट टाइम पीरियड। अगले टाइम पीरियड में जो फर्म्स है वो अपने प्रोडक्शन को इंक्रीज करेगी। एम्प्लॉयमेंट क्या हो जाएगी? बढ़ जाएगी। फैक्टर इनकम क्या हो जाएगी? बढ़ जाएगी। और इकोनॉमी की इनकम देखते देखते बढ़ती रहेगी। और ये प्रोसेस भी कब तक चलेगा? जब तक हम कहाँ ना पहुंच जाए, इक्विलिब्रियम तक ना पहुंचे। एक दिन में तो ऐसे नहीं कि सुबह हम ऐसा था शाम में इक्विलिब्रियम में, ऐसा तो नहीं होगा ना। ये चीज भी क्या होगा, ग्रेजुअली चलेगी, धीरे धीरे चलेगी, एंड वी विल रीच टुवर्ड्स इक्विलिब्रियम। इज इट क्लियर टू एवरीवन? यस सर। जितना मैंने अभी तक पढ़ाया है यहाँ तक, पेपर में एक वर्ड भी नहीं आने वाला, नॉट इवन अ सिंगल वर्ड, सब फंडामेंटल है, ठीक है। अब एक टॉपिक पढ़ा रहा हूँ, दैट इज द एग्जामिनेशन टॉपिक, और प्योर मैथमेटिकल डेरिवेशन लगी हुई है, और समझना मजा आ जाएगा। और ट्रस्ट माय वर्ड्स, जो बात मैं अब समझाने वाला हूं, अगर वो आपको समझ में आई तो ही आप, बुरा मत मानना, कान पकड़ के पहले माफी चाहता हूँ, वही आप समझना कि आप इको ऑनर्स कर पाएंगे, वरना आप एक रट्टू तोता हो, ठीक है। जैसे का जी सवाल करिए। सर एक बस पिछली स्लाइड दिखा दो। ये कौन सी वाली कहाँ गई? ये वाली? हाँ, नहीं नहीं ऊपर वाली। दिस वन? यस सर। ओके। चलो कहानी सुनना जी, बहुत लंबी कहानी है। राहुल सबको रिक्वेस्ट करनी पड़ेगी, सर थोड़ा सा अपनी क्लास लेट कर दो आज, आई डू इट। यहाँ समझ ध्यान से, एक टॉपिक है। अच्छा तो अच्छा यार, एक मिनट में पॉज कर रहा हूँ मीटिंग यहाँ पे। देखिए हेडिंग लिखिएगा, द मल्टीप्लायर। मजा आ गया। अब तुम्हें भी मजे दिलाऊंगा मैं, बट नॉट दैट राहुल गांधी वाले मजे नहीं है, मैं सच में मजे दिलाऊंगा, ठीक है। देखिए यहाँ से, आप सब लोगों ने, मैक्सिमम बच्चों ने स्कूल लेवल में इकोनॉमिक्स पढ़ी है, 12th स्टैंडर्ड में अभी पढ़ के आए हो, साल भर भी नहीं हुआ अभी तो याद होगा चीजें। वहां पे आपने एक नाम पढ़ा था, इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर, सबको याद होगा, टॉपिक पढ़ा था इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर। मैडम ने सिखाया होगा, सर जो भी आपके रिस्पेक्टिव कॉलेज कॉलेज का स्कूल टीचर्स थे या ट्यूशन टीचर्स थे, तो आप उन्होंने आपको एक कहानी सुनाई होगी। वो कहानी कुछ ऐसे थी, बेटा मान लो आपने 100 रुपए की इन्वेस्टमेंट करी। हाँ जी मैम। बेटा जब मान लीजिए मैंने 100 रुपए की इन्वेस्टमेंट करी तो मैंने तो कुछ खरीदा। कहता हाँ, देखो इकोनॉमी में किसी ने कुछ बेचा तो उसकी इनकम होगी। हाँ जी हाँ जी हाँ जी। फिर जिसकी इनकम हुई है वो फर्दर खर्च करेगा। क्यों खर्च करेगा? बेटा वो होता है ना इंड्यूस्ड कंजम्पशन। जिसकी इनकम होगी वो फर्दर कुछ खर्च करेगा, तो वो फर्दर कुछ खर्च करेगा तो किसी और की इनकम होगी। तो इकोनॉमी में इनकम 100 रुपए से पहले बढ़ी, फिर मान लो उसने 70 रुपए खर्च कर दिया तो 70 रुपए से और बढ़ गई, तो टोटल इनकम इकोनॉमी की होगी 170। फिर जिसकी 70 रुपए की इनकम हुई है वो फर्दर फिर खर्च करेगा, इकोनॉमी की इनकम फिर बढ़ेगी। इसलिए ऐसे धीरे 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 धीरे
इनकम बढ़ती जाती है और जो टोटल इनकम का चेंज आता है वो 100 रुपए से ज्यादा आता है ना। 100 रुपए से ज्यादा, मान लो 500 का आया, तो 5 गुना चेंज आया ना। हाँ जी सर, 5 गुना चेंज आया। बेटा 5 पता है कैसे निकलता है? कैसे निकलता है सर? उसको हम बोलते हैं मल्टीप्लायर, इन्वेस्ट मल्टीप्लायर। बेटा उसका एक फॉर्मूला होता है 1/1 - MPC। और इस तरीके से आपको एक लल्ला लोरी सुना दी गई। ये वाहियात बात आज के बाद मेरे सामने प्लीज मत बोलिएगा, ठीक है? ये कोई सोन पापड़ी का डब्बा नहीं है जो दिवाली पे मेरे घर पे आया, मैंने तुझे दे दिया, तूने 2 दाने खा लिए, बची हुई उसको दे दी, फिर तूने 2 दाने खा लिए, फिर बची हुई उसको दे दी। ठीक है? इट्स अ कंसेप्ट ऑफ द इकोनॉमी, एंड इन दिस कंसेप्ट और इन मैक्रो इकोनॉमिक्स यू कांट कंसीडर द इंडिविजुअल्स एक्शन कि मेरा, तेरा, तेरी मम्मी का, तेरे पापा का। अरे ना भाई ना, इकोनॉमी एज अ सिंगल यूनिट, इट इज मैक्रो इकोनॉमिक्स। मैंने खर्च किया फिर तूने खर्च किया फिर उसने, आप ऐसे मान ही नहीं सकते। तो जो आपने फॉर्मूला याद किया, ये आपको फॉर्मूला, इसे पूछू कहां से आया ये, डू यू नो कहां से आया ये? आपको नहीं पता, क्योंकि जो रिस्पेक्टिव लोगों से पढ़ के आए हैं उन्हें भी नहीं पता, अनटिल अनलेस उन्होंने अच्छी हायर स्टडीज ना करी। तो फॉर्मूला भी आपको डिराइव करना है, और जो प्रोसेस है ना, ये जो आपने प्रोसेस सीखी है वो प्रोसेस वाहियात है, गलत है। तो सही प्रोसेस क्या है वो हमको सीखनी है, ठीक है जी? तो इट्स अ प्रोसेस, मैथमेटिकल प्रोसेस है, कोई जादू नहीं, कोई टोना नहीं, कोई रॉकेट साइंस नहीं, सिंपल सा एक गणित है, वो सीख लेंगे हम। बट सीखेंगे तब जब मुझे यहाँ पे सबके चेहरे दिखाई देंगे। चलिए जी, ओपन वेबकैम्स प्लीज। तो चैलेंज करके कहता हूँ, आप जिस मर्जी से इकोनॉमिक्स पढ़ के आए हो, आज आपको इकोनॉमिक्स की जलवे में दिखाऊंगा कि इकोनॉमिक्स कितना हॉट सब्जेक्ट है। भाई यार कैमरास ओपन नहीं है ना, तो आई रियली डोंट लाइक इट। हर्ष, निष्ठा, ध्वनि, श्रेष्ठ, ऋषावी जी, शताक्षी। चलिए जी, कैमरा ओपन करेंगे। विभा, जिया, मुद्रिका, लवन्या, ट्विंकल, ट्विंकल, संस्कृति, माही, काम्या, अंशिका, पीएमजी, गुत्थी गुत्थी पीएमजी है भाई। सबके नाम लिखे बारी बारी, कर लो भाई कैमरे ओपन यार। चलो यहाँ देखिए ध्यान से प्लीज। लेट्स स्टार्ट विद अ प्रोसेस, ठीक है? आप बहुत ध्यान से समझने की कोशिश करना, आपको जल्दी समझ में आएगा। एक एग्जाम्पल का हेल्प लूंगा। मैंने कहा कि एक कंजम्पशन फंक्शन है 100 प्लस 0.6y। तो 100 इज द ऑटोनॉमस कंजम्पशन एंड 0.6 इज द सी प्राइम, दैट इज द एमपीसी। कहते इन्वेस्टमेंट्स क्या है? कहते इन्वेस्टमेंट्स है, लेट अस सपोज 500। कुछ और लिख सकते हैं, मैंने ऐसे रैंडम लिख दिया 500। तो मैं व्हाट इज द इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ इनकम? कहते हैं अभी हमने फॉर्मूला निकाला था ना, वाई का क्या फॉर्मूला आया था जी इक्विलिब्रियम का? आपको ये याद होगा, 1/1 - C प्राइम इंटू में सी बार प्लस आई बार। डिराइव किया था ये। कहते हैं सॉल्व करिए सर। मैंने कहा ये भाई, ये पूछ वाले सी की वैल्यू 0.6 है, सी बार की वैल्यू 100 है, आई बार की वैल्यू 500 है। तो ये हो गया 2.5 मल्टीप्लाई में 600, और ये हो गया भाई मेरा 1500 रुपए की मेरी इक्विलिब्रियम इनकम है, राइट? 1500 रुपए की मेरी इक्विलिब्रियम इनकम है। मैं कोई ऑटोनोमस कंपोनेंट को चेंज कर रहा हूं। सुनिए ध्यान से, मैंने ये नहीं बोला मैं इन्वेस्टमेंट को चेंज कर रहा हूं। मैंने क्या बोला? मैं एग्रीगेट एक्सपेंडिचर के कोई ऑटोनोमस कंपोनेंट को चेंज कर रहा हूं। ऑटोनोमस कंपोनेंट सी बार भी हो सकता है और ऑटोनोमस कंपोनेंट आई बार भी हो सकता है। अभी 2 सेक्टर मॉडल है तो 2 ऑटोनोमस कंपोनेंट है। 3 सेक्टर में आएंगे तो 5 ऑटोनोमस हो जाते हैं। 4 सेक्टर में जाएंगे तो 11 कंपोनेंट ऑटोनोमस हो जाते हैं। ठीक है? जैसे जैसे इक्वेशन आएगी, अभी हमें दो हमारे ऑटोनोमस है, इधर सी बार और आई बार, दोनों में से मैं किसी को भी बढ़ा सकता हूँ। मैंने कहा लेट किया, मैं कहा लेट आपको समझाने के लिए सिर्फ, चेंज इन ऑटोनोमस इन्वेस्टमेंट्स इज, लेट सपोज मैंने कहा जी 200 से चेंज हो गई। सबसे पहली बात तो ये समझ लीजिए बच्चा कैसे ऑटोनॉमस है। हाँ हाँ, तो ऑटोनॉमस है, क्या चेंज कैसे कर रहे हो? अरे कांस्टेंट नहीं है, ऑटोनॉमस है। इट कैन बी चेंज ड्यू टू एनीथिंग अदर देन इनकम। ये सिर्फ इनकम में चेंज आने की वजह से नहीं बदलेगी, लेकिन बाकी किसी भी वजह से बदल सकती है। ओके, इट इज ऑटोनॉमस। तो कंजम्पशन फंक्शन तो दोस्त आपको वही रह गया सेम, कंजम्पशन फंक्शन में कोई चेंज नहीं आया, बट योर इन्वेस्टमेंट्स इज नाउ 700।
So if I will calculate the equilibrium income by using the same formula, so what I'll get? 1 minus 0.6 multiply में 100 plus 700, 2.5 multiply में 800, that comes to 2000, right? How much change in the income? 500. यानी 200 रुपए से इन्वेस्टमेंट्स को चेंज किया, इंक्रीज किया, तो इक्विलिब्रियम इनकम में जो चेंज आया वो आया 500 का। कितने टाइम्स चेंज आया जी? 2.5 गुना। 2.5 गुना चेंज आया ना। चेंज इन इनकम अपॉन में चेंज इन इन्वेस्टमेंट्स, दैट इज 500 अपॉन में 200, दैट इज 2.5। ये आया नहीं आया? इसको बोलते हैं इन्वेस्टमेंट्स मल्टीप्लायर। क्या बोलते हैं बेटा ऐसे? इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर। मैं आपको डिराइव करके दिखाऊंगा ये 2.5 ही क्यों आया या कैसे। तो बेसिकली मल्टीप्लायर का क्या मतलब होता है? अगर हम किसी ऑटोनोमस कंपोनेंट में चेंज करें, उसकी वजह से इक्विलिब्रियम इनकम में कितने टाइम्स चेंज आता है, उस टाइम्स को हम बोलते हैं मल्टीप्लायर। कि कितने टाइम्स इनकम बढ़ेगी। और ये कोई रैंडम इनकम नहीं है, ये है इक्विलिब्रियम इनकम। ये भी एक इक्विलिब्रियम इनकम थी, ये भी एक इक्विलिब्रियम इनकम है। तो सबसे पहली बात यहाँ पे जो मैं डेफिनेशन लिख रहा हूं वो क्या है? मल्टीप्लायर क्या होता है? चेंज इन इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ इनकम। मैं स्पेशली कह रहा हूं, मैंने ये नहीं लिखा चेंज इन इनकम, मैंने क्या लिखा? चेंज इन इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ इनकम ड्यू टू change in autonomous component of aggregate expenditure। एग्रीगेट एक्सपेंडिचर का अगर कोई ऑटोनॉमस कंपोनेंट बदलता है तो इक्विलिब्रियम इनकम में कितने टाइम्स चेंज आता है, उसको हम बोलते हैं मल्टीप्लायर। अब जैसे सपोज करिए मैंने यहाँ पे इन्वेस्टमेंट्स को चेंज करके इनकम का चेंज निकाला, तो उस मल्टीप्लायर का नाम क्या आ गया? इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर। मैं चाहता तो इस ऑटोनॉमस कंजम्पशन को भी चेंज कर सकता था, तो उसका जो सॉल्व करके आंसर आता तो उसको क्या बोलते? कंजम्पशन मल्टीप्लायर बोलते थे। जिस कंपोनेंट का नाम आप चेंज करेंगे, जिस कंपोनेंट के कंटेक्स्ट में आप चेंज निकालेंगे इनकम का, उसी के नाम से मल्टीप्लायर आएगा। ठीक है। और एक मैंने यहाँ पे वर्ड क्या लिखा है? द मल्टीप्लायर। क्या द मल्टीप्लायर? मैं ये बता ही नहीं रहा कि मैं इन्वेस्टमेंट चेंज कर रहा हूँ या कंजम्पशन। कहते क्या लिखोगे फिर? मैंने कहा भैया मैं तो ऐसे लिख दूंगा, चेंज इन इक्विलिब्रियम इनकम ड्यू टू चेंज इन ए बार। और ए बार में तो दो नहीं होते हैं, सी बार भी आ जाता है और आई बार भी आ जाता है। मैंने नाम ही नहीं बताया, तो ये जनरल मैंने लिख दिया, तो इसको हम क्या बोलेंगे? मल्टीप्लायर। आगे लिखाऊंगा नहीं कि ये इन्वेस्टमेंट है या कंजम्पशन है। एंड इसका सिंबल होता है अल्फा। ये के भी मत लिखना आज के बाद। इज रिप्रेजेंटेड बाय दिस। यहां तक की बात आपको समझ में आई? अब मेरे को ये कहानी समझ में लानी है। ये 200 की इन्वेस्टमेंट से 500 का ये जो रीच हुआ है इनकम का चेंज, इसकी प्रोसेस बताओ सर। ये कैसे हुआ? ये फॉर्मूला तो समझ में आ गया, बट 200 की इन्वेस्टमेंट से 500 की इनकम बढ़ रही है, ये अंदर की कहानी घुस के बताओ कि हुआ क्या है ये। युग साहब आप सवाल कर सकते हैं जी। assume करते हैं कि हम इक्विलिब्रियम पर है। से अगेन बेटा, थोड़ी आवाज कम आ रही है, लिटिल बिट लाउडर। इक्विलिब्रियम पर ही है। नॉट ऑडिबल, प्लीज से अगेन। तो इसमें हम assume करते हैं कि हम इक्विलिब्रियम पर ही है। नहीं, इक्विलिब्रियम क्यों अज्यूम किया आपने? इक्विलिब्रियम इनकम का फॉर्मूला निकाल के ही तो आपने कैलकुलेट किया। ये भी एक इक्विलिब्रियम है, ये भी एक इक्विलिब्रियम है। अज्यूम थोड़ा ना किया मैंने इसके अंदर। ठीक है, देखना ये स्टेप बाय स्टेप समझना, ये स्टेप बाय स्टेप हुआ क्या है। स्टॉप राइटिंग एवरीबॉडी, ओपन अ वेबकैम, स्टॉप राइटिंग एंड ओपन अ वेबकैम एंड लिसन टू मी फॉर नेक्स्ट 30 मिनट्स। कंप्लीट डेरिवेशन आने वाली, ध्यान से देखिए। मैंने कहा भैया इक्विलिब्रियम का फॉर्मूला होता है y इज इक्वल टू ए। कहता हाँ जी। तो ए क्या होता है जी? कंजम्पशन प्लस इन्वेस्टमेंट्स। कहता हाँ जी। मैं कहा कंजम्पशन क्या होता है जी? सी बार प्लस में पूछ वाला सी, इन्वेस्टमेंट्स होता है जी आई बार। कहता हाँ जी। मैंने कहा जी मैंने लिखा है ऐसे सी बार प्लस में आई बार प्लस में सी प्राइम वाई।
मैंने कहा जी क्या इसको मैं दोनों को मिला के ऐसे लिख सकता हूँ कि ये ए बार है? मैं कहा हाँ जी बिल्कुल लिख सकते हो। तो ये इक्विलिब्रियम कंडीशन बन गई नहीं बन गई मेरी। y इज इक्वल टू ए बार प्लस में सी प्राइम वाई, एक ही बात है। नाउ व्हाट आई एम डूइंग गाइस, लुक एट दिस, मैंने यहाँ लिख दिया इक्विलिब्रियम कंडीशन है y इज इक्वल्स टू ए बार प्लस में सी प्राइम वाई, ए बार के दो कंपोनेंट्स, ठीक है। जब मेरी इकोनॉमी इनिशियली इक्विलिब्रियम पे थी उस समय मेरी इकोनॉमी की इनकम कितनी थी, 1500, राइट। ऑटोनॉमस कंपोनेंट कितना था, सी बार प्लस आई बार यानी कि 600, राइट। और इंड्यूस्ड कंजम्पशन कितनी थी, 0.6 मल्टीप्लाई में 1500, दैट कम्स टू 900। तो मैंने इसको यहाँ पे इंफॉर्मेशन लिख दी। मैंने कहा भाई इनकम थी मेरी 1500, इनकम थी मेरी 1500, 600 रुपए का ऑटोनॉमस एक्सपेंडिचर था और 900 रुपीज का इंड्यूस एक्सपेंडिचर था। यानी कि मेरी इकोनॉमी में 600 रुपए खर्च हो रहे थे ऑटोनॉमस कंजम्पशन और ऑटोनॉमस इन्वेस्टमेंट मिला के, 900 का इंड्यूस्ड कंजम्पशन लगी हुई थी, और टोटल जो आउटपुट बन रहा था मेरी इकोनॉमी 1500 का था। मेरी इकोनॉमी बढ़िया मजे में इक्विलिब्रियम पे थी। यहां तक कोई डाउट जी किसी को? अचानक से क्या हुआ, सुनो जी, अचानक से क्या हुआ, 100 200 रुपए का आपने ए बार बढ़ा दिया। एकता जी सवाल कर सकते हैं। सर am I audible? यस मैम। सर मैं कह रही थी कि भैया 600 और 900 वाला पॉइंट वापस रिपीट कर दो। बिल्कुल जी। ए बार के दो कंपोनेंट सी बार और आई बार, इन टोटल दोनों का 600 हो गया। और एमपीसी इंटू वाई, और वाई कितनी है 1500, तो 0.6 मल्टीप्लाई 1500, 900। टोटल मेरी इकोनॉमी में 1500 का आउटपुट बना। इतना गया ऑटोनॉमस कंपोनेंट में, इतना गया इंड्यूस कंपोनेंट। हमने क्या किया था, अचानक से एक ऑटोनॉमस कंपोनेंट बढ़ाया, इधर इन द फॉर्म ऑफ इन्वेस्टमेंट्स और इधर इन द फॉर्म ऑफ कंजम्पशन। तो मैंने कहा ए बार बढ़ गया। कहता ए बार बढ़ गया, कितना हो गया जी ए बार, व्हाट इज नाउ ए बार, चेंज इन ए बार 200। अब मेरी बात सुनना बड़े लोग ध्यान से, समझदार लोग हो तुम सारे। भाई देखो कैमरा ओपन नहीं करोगे ना भाई, फिर मैं पढ़ाऊंगा ही नहीं, अपन पढ़ाने का ही नहीं, रिकॉर्डिंग दे दूंगा। आई हैव कंप्लीट सिलेबस रिकॉर्डेड मेनी टाइम्स। कैमरा ओपन प्लीज एवरीबडी। अचानक से क्या हुआ, 200 रुपए का ऑटोनॉमस कंपोनेंट बढ़ गया। आज मेरी इकोनॉमी में टोटल आउटपुट कितना अवेलेबल है, 1500। लेकिन लोग कितना खरीदना चाहते हैं, 1700। शेयर सुन, बताइए। यस सर। तो y इज लेस देन AE बाय 200। इकोनॉमी में क्या लग गया, अनप्लैन्ड इन्वेंट्री डिसइन्वेस्टमेंट्स। अनप्लैन्ड इन्वेंट्री डिसइन्वेस्टमेंट्स लग गई। से यस और नो, बोलिए। यस। आउटपुट इकोनॉमी में बन रहा 1500 का, लोगों को चाहिए 1700। कितना शॉर्ट है, 200। कितना शॉर्ट, 200। 200। फर्म्स क्या करेगी, प्रोडक्शन बढ़ाएगी। कितने से, 200। 200 से। तो फर्म्स विल इंक्रीज प्रोडक्शन बाय 200 in next time period। जितने रुपए के इकोनॉमी में प्रोडक्शन होती है उतने ही रुपए की इकोनॉमी की इनकम बढ़ती है। ये बात सबको समझ में आती है? कहते कैसे समझना, मान लो मैंने 200 रुपए की प्रोडक्शन बढ़ाई, ये पैसे बटेंगे
किसी को वेजेस की फॉर्म में मिलेंगे, किसी को सैलरी की फॉर्म में मिलेंगे, और जो बच गया वो मालिक का, एंटरप्रेन्योर का प्रॉफिट हो जाएगा। हम सबकी इनकम टोटल करोगे तो कितनी आएगी? 200 तो आएगी। भाई मैंने 200 रुपए का प्रोडक्ट बनाए, कुछ मेरी कॉस्ट होगी, कुछ मेरा प्रॉफिट होगा। जो मेरी कॉस्ट है वो किसी और की इनकम है। तो टोटल इकोनॉमी की इनकम तो 200 से बढ़ेगी या नहीं बढ़ेगी बताइए? हाँ जी। तो मेरी यस सर। इकोनॉमी में सो इनकम ऑल्सो इंक्रीजेस बाय 200, राइट? प्रोसेस समझिए। सबसे पहले हुआ ये, ऑटोनॉमस कंपोनेंट बढ़ा है, उसकी वजह से लग गया अनप्लैन्ड इन्वेंटरी डिसइन्वेस्टमेंट, उसकी वजह से फर्म्स ने प्रोडक्शन करी तो इकोनॉमी में इनकम बढ़ी। इकोनॉमी की इनकम बढ़ी, हमने कहा बढ़ गई। तो कहता है इनकम बढ़ गई, मैंने कहा बढ़ गई। कहते हैं ये लो जी प्लस 200 इनकम हो गई, मैंने कहा। तो इकोनॉमी में आज टोटल इनकम कितनी है? 1700। इनकम कितनी है इकोनॉमी में? 1700। ऑटोनॉमस कंपोनेंट कितना है? 800। और ये कितना है? 900। कहता बराबर हो गया, इकोनॉमी में फिर इक्विलिब्रियम आ गया। मैंने कहा आ तो गया, लेकिन कहानी अभी रुकेगी नहीं। आ तो गया मेरी इकोनॉमी में इक्विलिब्रियम, लेकिन अभी कहानी रुकेगी नहीं। कहता क्यों नहीं रुकेगी? मैं कहा ये अब प्रोसेस शुरू करते हैं। विनायक जी 1 सेकंड का टाइम। ये 200 रुपए की जो इनकम बढ़ी है, ये किसकी बढ़ी है? पूरी इकोनॉमी की। पूरी इकोनॉमी की बढ़ी है, यस और नो? भाई अगर आप, हम अज्यूम करें हमारे एग्जाम्पल में इस एमपीसी की जो वैल्यू हमने अज्यूम करी थी, वो करी थी 0.6। हमने अपने एग्जाम्पल में एमपीसी के लिए 0.6 अज्यूम करी थी। तो इंड्यूस्ड कंजम्पशन क्या हो, एमपीसी क्या होता है? चेंज इन कंजम्पशन ड्यू टू चेंज इन इनकम, यही तो होता है। और यू कैन से इनकम का चेंज मल्टीप्लाई बाय सी प्राइम इज इक्वल टू चेंज इन कंजम्पशन, एंड वी आर टॉकिंग अबाउट द इंड्यूस्ड कंजम्पशन। अगर मेरी एमपीसी की वैल्यू 0.6 है और इनकम जो चेंज हुई है वो हुई है 200 रुपए से, तो कंजम्पशन का जो चेंज आएगा वो 120 आएगा या नहीं आएगा बताइए? भाई ये 200 रुपए की इनकम किसी एक जने की नहीं है, ये पूरी इकोनॉमी ने मिलकर 200 रुपए एक्स्ट्रा अर्न करे हैं। तो पूरी इकोनॉमी मिलकर फर्दर कंजम्पशन को बढ़ाएगी। विच कंपोनेंट? इंड्यूस्ड कंपोनेंट। कितना? 120 से। 120 कैसे आया ये? 0.6 मल्टीप्लाई में 200। समझ में आई जी कहानी? आई एम रिपीटिंग माई वर्ड्स अगेन, लिसन टू मी। देखो प्रोसेस समझिए। मैंने क्या बोला? प्रोसेस है, ये कोई डब्बा नहीं है मिठाई का, तेरे को दिया तूने आके दिया, ऐसे नहीं है। प्रोसेस समझिए। सबसे पहले इकोनॉमी इक्विलिब्रियम पे थी, अचानक से कोई ऑटोनॉमस कंपोनेंट बढ़ गया, उसकी वजह से अनप्लेन इन्वेंटरी डिसइन्वेस्टमेंट लगी, फर्म्स ने प्रोडक्शन बढ़ाई, प्रोडक्शन से इनकम बढ़ी, इनकम बढ़ा दी, इकोनॉमी में फिर इक्विलिब्रियम आ गया। लेकिन ये जो इनकम बढ़ी थी, इसने पिन मारा किसको? इंड्यूस्ड कंजम्पशन को। इंड्यूस्ड कंजम्पशन बढ़ गई, कितने से बढ़ेगी? चेंज इन इनकम मल्टीप्लाई बाय एमपीसी। कितने बढ़ गई? 120। यहां तक कोई डाउट किसी को? प्लीज पूछिए। विनायक जी आपका हैंड रेस था, यू कैन आस्क योर क्वेरी नाउ। सर वो अनप्लान इन्वेंट्री डिसइन्वेस्टमेंट कैसे बना था? डार्लिंग ऊपर पढ़ाया था, देखिए ये वाला, ये प्रोसेस याद तो आया? सर मतलब इन्वेस्टमेंट अगर करेंगे तो फिर अनप्लान इन्वेंट्री डिसइन्वेस्टमेंट आ जाएगा, ये है क्या? नहीं 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 नहीं, ओके। आउटपुट जितना हमें चाहिए इकोनॉमी में उससे कम आप बना रहे हो, तो डिसइन्वेस्टमेंट्स है ना। ओके सर। एक्स्ट्रा बड़ा होता तो इन्वेस्टमेंट्स होती, कम है, शॉर्टेज है तो डिसइन्वेस्टमेंट्स है। एक था। सर एम आई ऑडिबल? यस। सर मेरे को ये 120 वाला पॉइंट समझ नहीं आया, बाकी सब आ गया। सुनिए मेरी बात। मान लीजिए इस इकोनॉमी में 10 लोग रहते हैं, ये 200 रुपए 10 लोगों में बटे होंगे ना, किसी को 5 मिलोगे, किसी को 10 मिलोगे, किसी को 20 मिलोगे, सबको मिला के टोटल इनकम इकोनॉमी की 200 बनी। ये बात समझ में आई? सर वो वॉइस थोड़ी लैग हो रही है, पता नहीं क्यों।
बेटा सबको इसके साथ प्रॉब्लम है, बाकी जगह भी लैग इश्यू आ रहे हैं कहीं? क्लियर है बेटा? आपके यहाँ नेटवर्क इश्यूज है। नॉर्मली मैं अच्छी इंटरनेट स्पीड बैठता हूँ, फिर भी हो सकता है कभी कभार मेरे यहाँ भी हो सकता है, लेकिन अभी फिलहाल मेरे ख्याल से नहीं है। फिर सुनिए ध्यान से बेटा, मेरी बात समझिए। इकोनॉमी में जब 200 रुपए की इनकम हुई, मान लो 10 रुपए मैंने कमाए, तो मैं कहूंगा मेरे 10 रुपए कमाए हैं, मैं तो और खर्च करूंगा। कहता क्यों? मैंने कहा इंड्यूस्ड कंजम्पशन, जितनी मेरी इनकम बढ़ेगी उसका 60% मैं खर्च करूंगा। तो मैं कहा भाई 10 रुपए मैंने कमाए, मैं तो 6 रुपए खर्च करूंगा। ऐसे आप में से कोई व्यक्ति है जो 100 रुपए कमाए होंगे, तो वो कहते मैं भी 60 रुपए खर्च करूंगा। किसी ने 5 रुपए कमाए होंगे, तो 60% कितना हुआ? 3 रुपए, वो क्या 3 रुपए खर्च करेगा। तो हम सब ने मिलके कितने कमाए? 200। तो हम सब मिलके फर्दर कितना खर्च करेंगे? 120। गेटिंग माय पॉइंट? से सुनो, यस सर। अब यहां तक हम आ गए। आज मेरी इकोनॉमी में कितने गुड्स बनते हैं? 1700। चाहिए कितने? 1700 जमा 120। आज फिर इकोनॉमी में क्या लग गया? वाई लेस देन ए। कितने से? 120 से। तो गुड्स की शॉर्टेज कितनी है? 120 है या नहीं है? तो फर्म क्या करेगी? प्रोडक्शन बढ़ाएगी। कितने से? 120 से इन द नेक्स्ट टाइम पीरियड। और इकोनॉमी में इनकम फिर दोबारा बढ़ जाएगी, कितने से? 120 से। ये बात समझ में आ रही? यस सर। तो इसको मैं कॉपी करके लिख देता हूं एक बार दोबारा से। ये बात समझ में आ गई सबको जी? तो इनकम फिर दोबारा कितनी बढ़ गई? 120। और इकोनॉमी में फिर क्या आ गया जी? इक्विलिब्रियम आ गया। लेकिन इनकम फिर बढ़ी है कितनी? 120। फिर हमारे अंदर स्प्रिंग लगेंगे, भैया मेरी तो इनकम बढ़ी है, अपन तो खर्च करेंगे सब मिलके। कितना फर्दर खर्च करोगे? 120 इंटू 0.6। फिर दोबारा से क्या होगा? इंड्यूस्ड कंजम्पशन बढ़ जाएगी कितनी? 0.6 मल्टीप्लाई में 120, दैट कम्स टू 12×72, 72। बेटा हैंड रेस तब क्या करो जब कैमरा ओपन। मैं 2 बार आपको एंटरटेन कर चुका हूँ विदाउट योर वेब के। मैं 2 बार अभी क्वेरी बता चुका हूँ, बार बार मैं एंटरटेन नहीं करूंगा भव्या जी। अगर आपको कोई क्वेरी पूछनी है, आपको अपना कैमरा ओपन करना पड़ेगा। थैंक यू। एंड आई एम लिटरली स्ट्रिक्ट फॉर दिस। आपको बुरा लगे तो मैंने सबको खुश करने का ठेका नहीं दिया भाई। मेरा मेरा ठेका है आपको टॉपिक समझाने का, आपके कॉन्सेप्ट स्ट्रॉन्ग करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी मेरी है। लेकिन आप सब लोग मेरे से खुश रहो, इस बात की मेरी कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं, ठीक है? कभी कभार सिखाने के लिए नाराजगी भी दिखानी पड़ती है। यहां तक कोई डाउट जी किसी को? क्लियर है सर। अब मेरी इकोनॉमी में फिर आप देखोगे, सुनते रहना, अब मेरी इकोनॉमी में फिर दोबारा क्या हो गया जी? यहां तक तो फिर इक्विलिब्रियम आ गया था। या आप ऐसा क्या, तो चलो मैं आपको समझाने के लिए इसको हटा देता हूं एक बार यहां से। भाई आज मेरी इकोनॉमी में इनकम कितनी हुई? 1820। 800 की इंड्यूस कंजम्पशन है। और ये कितना हो गया जी मेरे पास? 1020 की इंड्यूस कंजम्पशन। इक्विलिब्रियम है इकोनॉमी में। लेकिन ये जो इनकम बढ़ी थी, ये किसको पिन करेगी? इंड्यूस कंजम्पशन को। फर्दर बढ़ने वाला 72 से। यस और नो? फिर इकोनॉमी में क्या हुआ? गुड्स की शॉर्टेज हो गई। इस बार कितने से कम हुई है? कितनी शॉर्टेज है? 72। 72। तो प्रोडक्शन कितनी होएगी? सर 72।
72। इनकम कितनी बढ़ेगी? 72। तो हमने इनकम बढ़ाई 72 से। इकोनॉमी फिर क्या आ गया जी? इक्विलिब्रियम आ गया। आज इनकम कितनी हो गई टोटल? 1902, जिसमें से ऑटोनोमस कितनी है? 800। और इसका टोटल कर दो, कितना हो गया जी? 1092 हो गया। क्रॉस चेक करना भाई एक बार। सर वो 1892 होगा। 100 1892 इकोनॉमी फिर इक्विलिब्रियम आ गया। लेकिन ये जो इनकम बढ़ी थी, इसने फिर पिन मार दी कि भैया और बढ़ाओ कंजम्पशन। कितनी? 0.6 इंटू 72। समझ रहे आप मेरी बात को? एंड दिस प्रोसेस विल गो ऑन टिल इंफिनिटी, राउंड बाय राउंड, राउंड बाय राउंड, राउंड बाय राउंड चलते जाएंगे। मैं इस प्रोसेस को दोबारा से एक्सप्लेन कर रहा हूं, बड़े ध्यान से समझिएगा। जिसको समझ में आ गया वो दोबारा समझिए। देखो जी, सबसे पहले क्या था? हमारी इकोनॉमी इक्विलिब्रियम पे थी। ऑटोनॉमस बढ़ा एक बार, सुने ध्यान से, ऑटोनॉमस बढ़ाया आपने एक बार 200। देखिए चेंज नहीं हुआ, 800 रहा। एक बार बढ़ा ऑटोनॉमस, अपनी मर्जी से, अपनी मर्जी का मालिक है, बढ़ गया। इनकम की वजह से नहीं बढ़ा, किसी और वजह से बढ़ गया ऑटोनॉमस, ठीक है। जैसे ही ये बढ़ा, इकोनॉमी में क्या लग गई जी? अनप्लान इन्वेंटरी डिसइन्वेस्टमेंट, प्रोडक्शन बढ़ी, इनकम बढ़ी, इनकम बढ़ी, यहां पे आ गए। इकोनॉमी में फिर दोबारा आ गया इक्विलिब्रियम। लेकिन इसने जो इनकम बढ़ी थी, इसने पिन किसको मारी? इंड्यूस्ड कंजम्पशन को पिन मारी। तो इंड्यूस्ड कंजम्पशन बढ़ गई। इंड्यूस्ड कंजम्पशन बढ़ी तो इकोनॉमी में फिर डिसइक्विलिब्रियम आ गया। फिर अनप्लान इन्वेंटरी डिसइन्वेस्टमेंट होगी, हमने प्रोडक्शन बढ़ाई, इनकम फिर बढ़ गई 120 से, इकोनॉमी फिर इक्विलिब्रियम आ गया। इकोनॉमी इज इन इक्विलिब्रियम अगेन। बट ये जो इनकम बढ़ी थी, इसने सामने फिर पिन मारी किसको? इंड्यूस कंजम्पशन को। इंड्यूस कंजम्पशन फिर बढ़ गई, फिर इकोनॉमी डिसइक्विलिब्रियम आ गया। फिर हमने प्रोडक्शन बढ़ाई, फिर इक्विलिब्रियम आ गया। फिर ये जो बढ़ा, इसने फिर पिन मार दी इसको, फिर डिसइक्विलिब्रियम आ गया। एंड ये प्रोसेस चलती जाएगी, चलती जाएगी, चलती जाएगी इनफाइनाइट। ये बात सबको समझ में आ गई? हाँ जी। Yes, sir. My question is, what is the total change in income? अगर मैं यहां पे आपसे पूछूं what is the total change in income, देखिए ध्यान से, total change in income, or you can say change in income delta y। टोटल चेंज बताओ कौन कौन सा आया है? एक तो 200 से बढ़ा था सबसे पहले, हाँ जी। फिर 120 से बढ़ा है, फिर 72 से बढ़ा है, फिर 72 का 60%। थिंग्स आर गोइंग ऑन लाइक दिस, यही तो चेंज आता जा रहा है। तो इन सब का अगर मैं टोटल कर दूं, कितना बनेगा जी? 200 प्लस 120 प्लस 72 प्लस फिर इन्फिनिटी, यही तो है। मेरी नजरों से देखोगे तो आपको एक जीपी दिखाई देगी, दिस डिवाइड बाय दिस 0.6, दिस डिवाइड बाय दिस 0.6। तो सम ऑफ इनफाइनाइट टर्म्स ऑफ जीपी क्या होता है? ए अपॉन 1 माइनस आर। पढ़ा होगा फॉर्मूला आप लोगों ने। व्हाट इज द फर्स्ट टर्म हेयर? 200। व्हाट इज द कॉमन रेशियो? 0.6। तो 200 इंटू में 2.5 एंड आंसर कम्स टू 500। कि इनकम का टोटल चेंज जो आया 500 है। तो यहां से तो सिर्फ एक फॉर्मूले से निकाल दिया, लेकिन ये अल्टीमेटली किस प्रोसेस के थ्रू गुजरा है वो समझने की कोशिश करिए आप लोगों ने। समझ पा रहे हैं दोस्त? देखो कहने को एक मल्टीप्लायर है, तुमने स्कूल में भी रटा मारा फॉर्मूला, और अभी तक मैंने ऑलमोस्ट बताऊं, मैंने भी डेरिवेशन सिखाई नहीं, डेरिवेशन बची, ये तो प्रोसेस था। डेरिवेशन इज कमिंग। यहां तक किसी को डाउट है तो मुझसे पूछिए प्लीज। एनी डाउट्स?
नो सर, क्लियर है अच्छे से। यहां तक क्लियर है सबको अच्छे से? Yes. बेटा शक्ल पे मत जाना मेरी, देखो शक्ल से लाइक लुक में रिक्शे वाला, गलती से इकोनॉमिस्ट हूँ और कैडे लेवल का हूं। ठीक है, देखिए ध्यान से। अब मैं चीजों को थोड़ा सा न्यूमेरिक डेटा को हटा के कंसेप्ट लगा रहा हूं। सबसे पहली बार हमने सबसे पहली बार हमने जो चेंज किया था वो इसको किया था 200 को। इसको मैंने नाम दे दिया चेंज इन ए बार, कि ऑटोनोमस कंपोनेंट चेंज हुआ है चेंज इन ए बार। तो ये 200 को हमने रिप्लेस कर दिया चेंज इन ए बार से। जहां जहां 200 लिखा है उसको हम चेंज इन ए बार से कह सकते हैं। तो फिर ये 120 क्या आएगा? एमपीसी इंटू चेंज इन ए बार। तो ये क्या बन जाएगा? सी प्राइम मल्टीप्लाई बाय चेंज इन ए बार से। यस और नो? तो 120 को कैसे लिखेंगे? सी प्राइम इंटू चेंज इन ए बार। कोई डाउट किसी को? बोलो। तो फिर अगली बार ये सी प्राइम और एमपीसी इंटू चेंज इन ए बार, तो ये क्या बन जाएगा? सी प्राइम स्क्वायर चेंज इन ए बार। तो मैं 72 को लिख सकता हूं सी प्राइम स्क्वायर चेंज इन ए बार। कैन आई राइट लिख दिस? लिख सकता हूं भाई ऐसे? अरे हाँ ना तो बोल दो, लिख सकता हूं ऐसे? यस Yes, सर, sir. यस सर। तो Yes, sir. इनकम में जो टोटल चेंज आया, क्या मैं उसको ऐसे भी लिख सकता हूँ भाई? सबसे पहले चेंज आया चेंज इन ए बार, फिर आया पूछ वाला सी इंटू ए बार, प्लस पूछ वाले सी का स्क्वायर इंटू चेंज इन ए बार, एंड कहानी इज इनफाइनाइट। लिख सकता हूं ना? इसमें से मैंने चेंज इन ए बार को कॉमन निकाल दिया। वी आर लेफ्ट विद 1 प्लस सी प्राइम स्क्वायर टिल इन्फिनिटी। ये फिर साली जीपी बन गई। फिर क्या बन गई? एक जीपी बन गई। व्हाट इज द कॉम फर्स्ट टर्म? ए। व्हाट इज द कॉमन रेशियो? सी प्राइम। राइट? कोई दिक्कत? क्रॉस मल्टीप्लाई किया चेंज इन वाई अपॉन में चेंज इन ए बार इज इक्वल टू 1/1 माइनस सी प्राइम। इसको कैसे रीड करोगे? चेंज इन इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ इनकम ड्यू टू चेंज इन ऑटोनॉमस कंपोनेंट रिप्रेजेंटेड बाय अल्फा। और ये क्या है? 1/1 माइनस एमपीसी, जो बचपन में आपने फॉर्मूला याद किया था, के इज इक्वल टू 1/1 माइनस एमपीसी। समझ में आती है जी कहानी? ये है Yeah. मल्टी। वो सोन पे डब्बा नहीं है, तूने मुझे दिया दिल थोड़ी ना है। तूने मुझे आज तो बहुत टर्म्स है, कहते बेंचिंग, कहते क्या? आई एम डेटिंग दिस पर्सन, इफ नॉट वर्क्स देन यू आर ऑन बेंच। आज तो पता नहीं कौन कौन सी टर्म्स चल रही है। इज इट क्लियर टू एवरीबॉडी? यस सर। अच्छा, अब मैं इसको थोड़ा सा और एडवांस लेवल पे कैलकुलस पे ले जा रहा हूं। यहां तक को डाउट है तो पूछ लो दोस्त, फिर मैं इसमें थोड़ा सा कैलकुलस इंट्रोड्यूस करना चाह रहा हूं यहाँ पे। तो सबसे पहले तो मैं अभी तक की जो कहानी है मैं इसको यहाँ पे ऐसे लिख दे रहा हूं कि भैया इसको मैं 1/1 माइनस सी प्राइम लिख सकता हूँ। ओके, इसको कैसे रीड करेंगे? रीड इट चेंज इन इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ इनकम ड्यू टू चेंज इन ऑटोनॉमस कंपोनेंट। नाम क्या है? मल्टीप्लायर। चलो थोड़ा सा मैथमेटिक्स और चलते हैं हम आगे। अब मैंने कहा भैया एक इक्विलिब्रियम इनकम का इक्वेशन क्या होता है? कहता है इक्विलिब्रियम इनकम होती है y इज इक्वल्स टू 1/1 माइनस सी प्राइम इंटू में ए बार। देखना भैया ध्यान से जरा, अगर मैं इसको डिफरेंशिएट कर दूं विद रिस्पेक्ट टू ए बार, कैसे लिखूंगा? चेंज इन इनकम ड्यू टू चेंज इन ए बार क्या आएगा? 1/1 माइनस सी प्राइम आएगा। तो ये भी तो क्या है? अल्फा ही तो है ये भी। चेंज इन, भाई चेंज को आप डेल्टा से भी दिखा सकते हो और डी से भी दिखा सकते हो। भाई मैथमेटिक्स में प्रॉपर कैलकुलस लगाया तो डी डी कौन सा चेंज ही तो होता है। चेंज इन इनकम ड्यू टू चेंज इन द ऑटोनॉमस कंपोनेंट, वो भी तो 1 माइनस एमपीसी आया। 1/1 माइनस एमपीसी आया, स्ट्रेट फॉरवर्ड नहीं आया? बताइए
कहता है नाम लेके बताओ। मैंने क्या मतलब, कहता है बताओ कौन सा कंपोनेंट चेंज हुआ। मैं कहा अच्छा ऐसे बताना है, तो मैं क्या करूंगा, मैं इसको एक्सपेंड कर दूंगा। मैं y इज इक्वल टू 1/1 - c प्राइम c बार प्लस i बार। y इज इक्वल टू 1/1 - c प्राइम c बार प्लस i बार। मैंने खोल दिया। कहता है नाम बताओ। मैंने कौन बदला, कौन बदला, कहता है सी बार बदला। तो मैंने कहा भाई डिफरेंशिएट कर दे विद रिस्पेक्ट टू सी बार। तो चेंज इन इनकम ड्यू टू चेंज इन सी बार 1/1 - MPC। अब देखना ध्यान से, इसका डेरिवेटिव 1 आएगा, इसको 0 आएगा, आंसर तो यही आएगा। कहता है अगर इन्वेस्टमेंट्स बदल गई तो ऑटोनॉमस, तो हम डिफरेंशिएट कर देंगे विद रिस्पेक्ट टू इन्वेस्टमेंट्स। तो चेंज इन इनकम अपॉन में चेंज इन इन्वेस्टमेंट्स, वो भी यही आएगा। इस बार इसका डेरिवेटिव 1, इसका 0। बस फर्क क्या है, फर्क क्या है सुने ध्यान से। नाम इसका भी अल्फा है, सिंबल इसका भी अल्फा है। बस सुनिए ध्यान से मैं बोल क्या रहा हूं। इसे रीड करूंगा कंजम्पशन मल्टीप्लायर, इसे रीड करूंगा इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर, और इसे रीड करूंगा मल्टीप्लायर। नाम पता है तो नाम से बुलाएंगे, नाम नहीं पता है तो सिर्फ मल्टीप्लायर। यहां तक की बात सबको समझ में आती है? Yes. यहां तक की बात सबको समझ में आती है जी? Yes, sir. यस सर। अब इस मल्टीप्लायर को ले चलते हैं डायग्राम के अंदर। आओ जी, जलवे दिखाता हूं तुम्हें इकोनॉमिक्स के। लुक एट द स्क्रीन प्लीज। हेडिंग लिख दी मल्टीप्लायर इन पिक्चर्स, ये डायग्राम। देखो जी, देखो 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 देखो, प्लीज जस्ट लुक एट द स्क्रीन। याद रखो, अगर आप नहीं सीखना चाहते तो एक अलग बात है। ये ए है, ये वाई है, ये मेरे पास एक एग्रीगेट एक्सपेंडिचर फंक्शन है ए, नाम है इसका A1। इक्वेशन देखो मैं क्या लिख रहा हूं इसकी, लुक एट द स्क्रीन। ए बार प्लस सी प्राइम, लिख सकता हूं ना ऐसे, कोई दिक्कत तो नहीं है? हाँ जी। और इसका इंटरसेप्ट क्या होगा जी? ए बार। ये रहा इक्विलिब्रियम, और ये रही इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ इनकम। ये y इज इक्वल टू ए कंडीशन। ठीक है। अचानक से एक ऑटोनॉमस कंपोनेंट बढ़ गया। लुक एट द स्क्रीन्स। इसकी स्लोप क्या है? सी प्राइम। स्लोप तो नहीं बदली, कौन बदला? ऑटोनॉमस कंपोनेंट। इट कैन इंक्रीज, इट कैन डिक्रीज। हमने अज्यूम किया पॉजिटिव चेंज आए। इंटरसेप्ट बढ़ जाएगा, कहता हाँ जी बढ़ जाएगा। कहता व्हाट इज द न्यू इंटरसेप्ट? कहता द न्यू इंटरसेप्ट इज ए बार प्लस चेंज इन ए बार, एंड ये जो डिस्टेंस है दिस इज चेंज इन ए बार। तो मैंने कहा भैया पैरेलल शिफ्टिंग होगी? कहता बिल्कुल पैरेलल शिफ्टिंग होगी। पैरेलल शिफ्टिंग क्यों होगी दोस्त, बताइए। सर उतने से इनकम बढ़ी है। अब स्लोप नहीं बदली, स्लोप पहले भी सी प्राइम थी, स्लोप अब भी सी प्राइम। स्लोप कांस्टेंट है, स्लोप नहीं चेंज हुई। तो पहले शिफ्टिंग आएगी। बोलिए हाँ या ना। Yes. हाँ sir. तो ये मेरा नया इक्विलिब्रियम आ गया E2, and this is your new equilibrium level of income. So this is the change in income. Must notice one thing, that the change in income is greater than the change in A bar। दिख भी रहा है आपको ये? राइट। Yes, sir. तो यहाँ पे C प्राइम जो होगा मेरे पास, which is change in income is greater than change in A bar is greater than, sorry, is greater than 1। सबसे बड़ा है। कोई डाउट यहाँ तक किसी को? कोई डाउट है तो प्लीज पूछिए मुझसे। आओ जी, अब थोड़ा सा एडवांस लेवल, थोड़ा सा एडवांस लेवल।
मैंने हेडिंग लिखी जी, रिलेशन बिटवीन एमपीसी एंड अल्फा, मतलब एमपीसी और मल्टीप्लायर में क्या रिलेशन है, मुझे ये पता लगा। एक आसान तरीका देखो जी, आसान तरीका क्या है, ये मैंने कहा अल्फा की वैल्यू होती है 1/1 - c प्राइम। बच्चा कहता है सर एक बार एमपीसी की वैल्यू रख के देख लो। अगर एमपीसी की वैल्यू 0.6 है तो अल्फा की वैल्यू 2.5 आएगी, और इफ एमपीसी इज इक्वल टू 0.9 तो अल्फा की वैल्यू 10 है। मैं कहा भाई वो तो मुझे भी दिख रहा है, कैलकुलेट करना आता है। कहता है इसका मतलब तो जैसे जैसे एमपीसी बढ़ेगा वैसे वैसे अल्फा बढ़ेगा। मैंने कहा बिल्कुल बढ़ेगा। तो कहते हैं डायरेक्ट रिलेशन बिटवीन सी प्राइम एंड अल्फा। मैंने कहा ये बात समझने के लिए, लिखने के लिए समझ आती, लेकिन एग्जाम में थोड़ा से लिख के आ सकते हो आप, गली के बच्चे लिखते हैं ऐसे तो फिर क्या करें, आई यूज कैलकुलस। देखिए जी, अल्फा इज इक्वल टू 1/1 - c प्राइम, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू सी प्राइम, चेंज इन अल्फा ड्यू टू चेंज इन सी प्राइम, 1/x का डेरिवेटिव होता है -1/x², और जिसको आपने x माना से फर्दर डिफरेंशिएट करेंगे यू विल गेट -1। तो 1/1 - c प्राइम होल स्क्वायर विच इज पॉजिटिव। तो फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव अगर पॉजिटिव आता है तो उसका मतलब क्या, दोनों के बीच में कैसा रिलेशनशिप है, डायरेक्ट रिलेशनशिप। समझते हो ना इस चीज को। तो फर्स्ट डेरिवेटिव स्लोप को रिप्रेजेंट करता है, स्लोप अगर पॉजिटिव है मतलब दोनों चीजें इकट्ठी बढ़ेगी इकट्ठी कम होगी, ये तो मतलब होता है। तो अगर फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव मेरे पास पॉजिटिव लगा है, सो सी प्राइम एंड अल्फा आर डायरेक्टली रिलेटेड। एग्जाम में क्वेश्चन आ गया, एक्सप्लेन द रिलेशनशिप बिटवीन एमपीसी एंड द मल्टीप्लायर। 6 नंबर, लड़ा सपोज 6 नंबर का आ गया, ये लिख के आओगे, लल्ला लोरी लिख के आओगे। इसके इसके मिलेंगे 6 नंबर लिखने के, आधा भी नहीं मिलेगा। तो फिर क्या लिखेंगे हम, ये तो लिखेंगे लिखेंगे हम एक साथ में डायग्राम और चेप देंगे इसके अंदर। अब डायग्राम कैसे चेपेंगे वो देखते हैं ध्यान से। नाउ स्टॉप राइटिंग, थोड़ा सा टेक्निकल डायग्राम है, प्लीज बहुत ध्यान से देखिएगा, बहुत ध्यान से देखना पड़ेगा, ठीक है। देखिए जी, एक्सपेक्ट करता हूं इतना आप सबको पता होगा, जितनी ज्यादा स्लोप होती है उतना फंक्शन स्टीपर होता है। किसी को ये बात नहीं आती है तो मुझसे आज ही पूछ लो, आगे आने वाले लेक्चर्स में कभी नहीं बताऊंगा। जितनी ज्यादा स्लोप उतना फंक्शन स्टीपर। सब जानते हैं इस बात को, रीजन पता होना चाहिए कि ऐसा क्यों होता है। नहीं आती, हैंड रेस, आई एक्सप्लेन, डोंट वरी। सबको आती ना, मतलब जानवी जी आप बताइए ऐसा क्यों होता है, स्लोप ज्यादा होने से स्टीपर क्यों होता है। प्लीज। सर आवाज आ रही है? बिल्कुल आ रही है। सर आई एम नॉट श्योर अबाउट द डेरिवेशन बट इतना पता है, इतना पढ़ा है कि जितनी ज्यादा स्लोप होती है उतना क्यों होती है, आई एम steeper। आस्किंग व्हाई, क्यों होता है। देखो बिना रीजंस के ना मैं बात करता ना मैं पढ़ाता, मेरी तो जिंदगी रीजंस में ही चलती है। शान साहब आप बताइए, स्लोप ज्यादा होने पे स्टीपर क्यों होता है। शान साहब बताइए, स्लोप ज्यादा होने पे हाँ जी स्टीपर क्यों सर, होता है। हाँ जी। खांसी हो रही थी सर, पानी पी रहा था। अच्छा अच्छा अच्छा, चीयर्स। हाँ जी। तो स्लोप ज़्यादा, स्टीपर होने पे स्लोप ज़्यादा की मतलब वो की होती है। अ, अरे ये तो नहीं पता। नहीं नहीं सर, पढ़ा है। अच्छा ऋषि साहब बताएंगे, ऋषि जी का हैंड रेस्ड है। सर स्लोप डिफरेंस को रिप्रेजेंट करता है, तो अगर चेंज मतलब जो चेंज होगा या डिफरेंस होगा वो ज्यादा होगा तो मतलब पी बनेगा वो, सही है। भव्या जी आप बताएंगे। सर अब वीडियो दिख रही है? बिल्कुल दिख रही है, आप दिख रहे हो, आपके ऐसे उड़ी उड़ी जुल्फे दिख रही है, सब दिख रहा है मुझे, बताइए जी। सर ये जो वो मेरा डाउट था पहले का, जो हम डेल्टा सी निकाल रहे हैं मल्टीप्लायर वाला, एक मिनट वापस ये आता हूँ, बैक लगा, एक मिनट, कौन सी स्लाइड पे।
नहीं सर, मतलब वही जो कंसेप्ट जहाँ से हमने स्टार्ट किया था, तो ठीक है। हम जो कंजम्पशन में चेंज की बात कर रहे हैं वो बेसिकली हाउस होल्ड्स कर रहे हैं ना, वो वाला ऑब्वियसली चेंज। इंड्यूस कंजम्पशन इज डन बाय द हाउस होल्ड्स ओनली। तो मतलब जो फैक्ट्रीज वगैरह या फिर जो जो बिजनेस सेक्टर था उसने क्या किया, एक बार चिंगारी लगाई और चुप बैठ गए। अब हाउस होल्ड का और इकोनॉमी की इनकम का गेम चलता जा रहा है, ये नहीं चेंज हुआ, एक बार चेंज हुए खत्म। हम्म, ठीक है सर। ठीक है जी। हाँ, देखो जी, ये फिर आपको पता भी है और नहीं पता, चलो किसी और दिन डिटेल में बताऊंगा कि क्यों होता भी, आप मान लेते हैं आपको पता है। ठीक है, डेरिवेशन करा दूंगा, किसी मैथमेटिक्स का पार्ट है। राहुल सर से बोलो, राहुल सर बता देंगे। फीस तो उन्होंने ली भाई, वो भी बताएंगे थोड़ा सा, है ना। तो हम एज्यूम करेंगे कि हाँ आपको पता है, और मैक्सिमम लोगों को पता भी होगा कि स्टीपर होने से स्लोप ज्यादा होती है। ठीक है, देखना ध्यान से, कहानी सुनिएगा। व्हाट आई एम डूइंग गाइस, आई एम ड्राइंग टू एग्रीगेट एक्सपेंडिचर इन अ सिंगल कर्व। लुक एट द स्क्रीन प्लीज, ध्यान से समझने की कोशिश करिएगा। इट्स टेक्निकल डायग्राम एंड आई विल नॉट रिपीट इट, तो एक ही बार में समझिएगा प्लीज इसे। कैमरास ओपन करिए जल्दी से, फटाफट ओपन है वेबकैम्स, फटाफट फटाफट। फटाफट का मतलब नहीं पता क्या, फटाफट जल्दी। देखो दोस्त, मैं क्या कर रहा हूं, मैंने एक थोड़ा सा फ्लैटर ए बनाया, एक रिलेटिवली स्टीपर बनाया, लेकिन आप ध्यान से समझेंगे तो दोनों का इंटरसेप्ट मैंने सेम लिखा है, ए बार। ठीक है, इसकी इक्वेशन है ए1 ए बार प्लस सी प्राइम वाई सी प्राइम वन। इसकी इक्वेशन है ए2 ए बार प्लस सी प्राइम वाई सी प्राइम टू। सी प्राइम वन और सी प्राइम टू अलग अलग है बिकॉज दोनों की स्लोप अलग अलग है। ए बार दोनों का सेम है बिकॉज इंटरसेप्ट दोनों का सेम है। खुद सोच के बताइए, सी प्राइम वन या सी प्राइम टू, सी प्राइम वन या सी प्राइम टू, कौन बड़ा है कौन छोटा है बताइए। C2 बड़ा है सर। C2। सी टू बड़ा है क्योंकि वो स्टीपर है रिलेटिवली, राइट। तो अगर मैं इसका इक्विलिब्रियम देखूं तो ये यहाँ अटेन करेगा, इसका इक्विलिब्रियम देखूं तो यहाँ अटेन करेगा। इसको नाम लिख दिया मैंने y1, इसको नाम लिख दिया मैंने y2। कोई दिक्कत? अचानक से कोई ऑटोनॉमस कंपोनेंट बढ़ा, कितना बढ़ा, तो ब्लू ब्लू के पहले शिफ्ट होगा, रेड रेड के पहले शिफ्ट होगा ऑब्वियसली। मैंने कहा ठीक है भाई, शिफ्ट कर देते हैं। ये हमने एक ब्लू कर्व बना दिया, देखो बिल्कुल पैरेलल ले जा रहा हूं मैं, ध्यान से देखें। इसकी जो इक्वेशन बनेगी ए2 की, वो क्या बनेगी, ए1 डैश बेसिकली ए बार प्लस चेंज इन ए बार प्लस सी प्राइम वन बार। रेड रेड के पहले शिफ्ट होगा। वर्टिकल इंटरसेप्ट देखोगे दोनों का सेम रहेगा जी, वर्टिकल इंटरसेप्ट में कोई चेंजेस नहीं है। इट इज ए ई टू डैश which is a bar plus change in a bar plus c prime to y। और ये जो हमारा बनेगा वो क्या आएगा जी, a bar plus change in a bar and this is change in a bar। ब्लू की जो इनकम है वो यहाँ पर आ जाएगी इंक्रीज होके, और रेड की जो इनकम है वो इंक्रीज होके यहाँ तक। यहाँ तक किसी को डाउट है तो आप मुझसे प्लीज पूछ सकते हैं। क्लियर है जी? बस फर्क मैंने क्या रखा है, दोनों की स्लोप अलग अलग ली हुई है, बाकी सेम है, शिफ्टिंग अपने अपने पैरेलल कर दोनों ने। अब मैं अगर यहाँ पे ब्लू वाला अल्फा वन मतलब ब्लू का मल्टीप्लायर निकालूं, क्या आएगा, चेंज इन इनकम वन ड्यू टू चेंज इन ए बार। और अगर रेड का मल्टीप्लायर निकालूंगा तो चेंज इन इनकम टू अपॉन में चेंज इन ए बार। देखो जी, यहां से लेके यहां तक ये चेंज इन इनकम वन है, और रेड की अगर बात करूं तो दिस इज चेंज इन इनकम टू। माय क्वेश्चन टू यू गाइस इज, डिनोमिनेटर तो दोनों का सेम है ना, ए बार का चेंज तो दोनों जगह सेम आया है, इनकम का चेंज किसका ज्यादा है बताइए, ब्लू या रेड? रेड। व्हाट आई कंक्लूड एज
इनकम का चेंज 1 और इनकम का चेंज 2 में 2 का चेंज ज्यादा है, सो अल्फा 1 से बड़ा है अल्फा 2, मतलब अल्फा 2 बड़ा है। तो अल्फा 2 बड़ा क्यों है? क्योंकि एमपीसी ज्यादा है। एमपीसी जिसकी स्लोप ज्यादा थी ए की, उसमें इनकम का चेंज भी ज्यादा है। सो वी कैन कंक्लूड दैट एमपीसी एंड अल्फा आर directly related. Now we'll get 6 marks if we add this diagram to our answer.